सोच वो अपना सिर नामे हिलाते हुए आगे सोचती है। असल में उसका घमंड उसे ऐसा नहीं करने दे रहा था। नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकती, इससे अच्छा तो मैं कमजोर होने का नाटक करती हूँ, शायद वो मुझे कुछ बोतलें दे दे। उसके रवैये को देख लगता तो नहीं कि वो एक कमजोर लड़की को देख उसकी मदद ना करे। इतना सोच वो बेहोश होने का नाटक करते हुए थोड़ा जोर से कहती है जिससे आर्यन को सुन जाए। कल मुझे उस पक्षी से मुकाबला करते वक्त सॉल को ठीक करने में काफी दिक्कत हो रही है। अगर मेरे पास कोई कोष्टक उद्धरण चिन्ह। उसकी इतनी बात सुन आर्यन बीच में ही उसे एक बोतल दिखाते हुए उसकी मदद करने के इरादे से पूछता है, ये लो, इससे तुम्हारी काफी मदद होगी। लेकिन उसके सीधा पूछने पर स्नेहा झेपते हुए कहती है, भूल जाओ, मैंने कुछ कहा भी था। उसकी बात सुन आर्यन मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम्हारी ये साइड भी हो सकती है। उसकी ऐसी बात सुन स्नेहा शर्माते और झूठा गुस्सा करते हुए कहती है, पागल लड़के, अब वो बोतलें देनी हो तो दो, वरना इतना नाटक क्यों कर रहे हो। इतना कह वो खुद पर गुस्सा करते हुए कहती है, मुझे इतनी शर्म क्यों आ रही है, मैं तो पहले कभी ऐसी नहीं थी। वो ये सब सोच ही रही थी कि आर्यन उसकी ओर एक हरे रंग की जड़ी बूटी फेंकता है, जिसे अपनी ओर आता देख स्नेहा झट से उसे पकड़ लेती है, फिर उसे गौर से देखने लगती है, जिसे देख वो हैरान होते हुए कहती है, ये लड़का पागल तो नहीं, ये तो एक कीमती जड़ी बूटी है, इसने इतनी आसानी से इसको मुझे दे दिया। उसे उस जड़ी बूटी को घूरता देख आर्यन उससे थोड़े अजीब तरह से स्टाइल मारते हुए कहता है, अब उसे खा लो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास और भी ऐसी जड़ी बूटियां हैं। उसकी बात सुन फिर स्नेहा उस जड़ी बूटी को खा लेती है, जो स्वाद में बहुत कड़वी थी। उसके स्वाद को चख वो मन में सोचने लगती है, बेवकूफ लड़के, मैं तुम्हें मार डालूंगी, एक बार पहले मुझे ठीक होने दो। वो ये सब सोच ही रही होती है कि आर्यन उसके पास आकर जड़ी बूटी के स्वाद से उसके मुंह को बना देख कहता है, ये सबक मैंने तुम्हें तुम्हारे कल के बर्ताव के लिए सिखाया। इस जड़ी बूटी का स्वाद सीधा खाने पर कड़वा ही लगाता है, लेकिन ये असरदार है। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। फिर एक सफेद रंग की गोली निकाल उसको खिलाते हुए कहता है, ये स्वीट कैंडी है, इससे तुम्हारे मुंह का स्वाद अच्छा हो जाएगा। मुझे धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दे सकता। आखिर हमारे बीच एक डील हुई है, 7 साल बाद मुझे तुम्हें खुद को प्रूव करके दिखाना होगा। इतना कह वो उसके बगल में बैठते हुए उसके पास एक जड़ी बूटी की बोतल भी रख देता है, जिसे देख स्नेहा मुस्कुराते हुए उठाकर पी लेती है, जिसे पीते ही कुछ पल बाद उसका सारा दर्द खत्म हो जाता है। क्या आर्यन 7 साल बाद उस मुकाम पर पहुंच पाएगा जहां इस वक्त स्नेहा है? क्या वो स्पिरिचुअल रेल्म में जाकर रिया कौर से बदला ले पाएगा? क्या आर्यन की दी हुई जड़ी बूटियों से स्नेहा के जख्म ठीक हो पाएंगे? आखिर क्या होगा इस कहानी का अगला पड़ाव? लेकिन उन जड़ी बूटियों को खाने से बस स्नेहा का दर्द खत्म होता है, पर उसकी शक्तियों पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो अभी भी वहीं के वहीं थी, क्योंकि उसका रेल्म बहुत अधिक था। इसी वजह से उसकी शक्तियों को पूरी तरह से भरने के लिए भी ज्यादा मात्रा में शक्तियां एब्जॉर्ब करनी पड़ेंगी। जो आर्यन ने उसको जड़ी बूटियां दी थी वो असरदार तो थी, लेकिन वो स्नेहा की शक्तियों को भरने में बेअसर थी। इसी वजह से स्नेहा उससे कहती है, तुम्हें ज्यादा दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं, जैसे तुम फालतू इंसान हो ऐसे ही तुम्हारी जड़ी बूटियां भी फालतू थी। वो जड़ी बूटियां तो ठीक थी, आर्यन लड़का भी अच्छा था, लेकिन स्नेहा उसको शुक्रिया बोलकर उसके भाव नहीं बढ़ाने चाहती थी। इससे चाहे तुम उसका स्वाभिमान समझ लो या फिर कुछ और। स्नेहा की फालतू कहने वाली बात सुन आर्यन झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहता है, तुम्हें पता भी है वो जड़ी बूटियां मैंने कितनी मेहनत से इकट्ठा की थी और फिर उनसे दवाइयां बनाई थी। आर्यन की ये बात सुन स्नेहा भी गुस्से से अपना मुंह बनाते हुए उसका जवाब देती है, आए बड़े मेहनत करने वाले, अगर तुम मुझे डिवाइन बोन यूज करने के लिए फोर्स नहीं करते तो मेरी ये हालत भी नहीं होती। स्नेहा को डिवाइन बोन यूज करने वाली बात दोबारा दोहराते हुए सुन आर्यन और स्नेहा जहां बैठे थे वहां एक पेड़ था, जिसका सहारा लेते हुए वो बेफिक्र वाली आवाज में कहता है, मेरा वो अटैक कर तुम्हें घायल करने का कोई इरादा नहीं था। अगर तुम उस बात को बार बार दोहराती रहोगी तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर उसको छेड़ते हुए कहता है, वैसे भी मैंने तुम्हारे शरीर के सारे भाग देख लिए हैं, इस हिसाब से मैं तुम्हारा पति हुआ, और पति के साथ बार बार झगड़ा करना अच्छी बात नहीं। उसकी इतनी बेशर्मी भरी बात सुन स्नेहा गुस्से में उसकी ओर देखते हुए कहती है, तुम बेशर्म इंसान, तुम्हारे साथ कौन रहना चाहता है, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं। ये बातें कहते वक्त उसका चेहरा पूरा लाल था, जिसकी वजह से वो ये बातें कहने के बाद अपना मुंह फेर लेती है। वहीं आर्यन पेड़ के सहारे लेते हुए सोचने लगता है, वैसे इस बार गलती मेरी थी, जिस वजह से वो घायल हुई।
अगर मुझे यहाँ कोई रह जड़ी बूटियां मिलती है जिनसे उसके घाव ठीक हो सके, मैं जरूर उसकी मदद करूंगा। वहीं दूसरी तरफ स्नेहा भी सोच रही थी, चाहे कुछ भी हो इसने मेरी कई बार मदद तो की है, ये लड़का इतना भी बुरा नहीं है। इतना सोच वो बिना आर्यन की तरफ देख हल्का सा खांसते हुए कहती है, वैसे तुम्हारे पास और भी कोई दवाई है जिनसे मेरे शरीर पर स्वॉट से लगे निशान ठीक हो सके? उसकी बात सुन आर्यन एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, जो भी मेरे पास जड़ी बूटियां या दवाइयां थी या तो वो मैंने तुम्हें दे दी या फिर तुम्हारे इलाज करते वक्त खर्च हो चुकी हैं। अब मेरे पास बस एक ये बची है। उसको एक दवाई की बोतल पकड़ाते हुए आर्यन कहता है। फिर उस बोतल को देने के बाद आर्यन वहां से खड़ा होकर गुफा से बाहर जाने लगता है। उसको वहां से बाहर जाते देख स्नेहा मन ही मन सोचती है, ये लड़का दिखने में आकर्षक तो है। इतना सोच वो फिर अपने टॉप को हल्का सा नीचे सरका कर आर्यन की दी गई दवा के पेस्ट को लगाने लगती है, पर निशान पीठ पर होने की वजह से उसका हाथ उस घाव के निशान तक नहीं पहुंच पा रहा था। अब उसको काफी झुंझलाहट होने लगती है और उसी झुंझलाहट के चलते वो अपनी मुट्ठियों को कसकर बंद करते हुए आर्यन को आवाज लगाती है, हे बेवकूफ लड़के, तुम अभी भी बाहर हो क्या? आर्यन इस वक्त गुफा के बाहर ही इंतजार कर रहा था। उसकी आवाज सुन आर्यन कहता है, हाँ हूँ, बोलो क्या हुआ? स्नेहा फिर अटकते और थोड़ा शर्माते हुए कहती है, तुम इसे लगाने में मेरी मदद कर सकते हो क्या? मेरा हाथ उस तक नहीं पहुंच पा रहा है। उसकी इस बात को सुन आर्यन हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ ठीक है। इतना कह वो अंदर गुफा में जाने लगता है और जब वो स्नेहा के पास पहुंचता है उस वक्त उसकी पीठ आर्यन की तरफ थी और उसका चेहरा दूसरी तरफ था। अपने पीछे आर्यन के कदमों की आहट सुन स्नेहा उसकी ओर बिना पलटे ही थोड़ा अटकते हुए कहती है, असल में वो निशान मेरी पीठ पर, इसे तुम वहां लगा दो। इतना कह वो उस दवा की बोतल को आर्यन को पकड़ा देती है, जिसे लेने के बाद आर्यन थोड़ा झिझकता है, लेकिन फिर वो उस दवा को उसकी पीठ पर लगाने के इरादे से जैसे ही उसे हल्का सा छूता है, अपनी पीठ पर उसकी छूहन को महसूस कर स्नेहा चिहुक उठती है। इस वक्त उसके सारे शरीर में सिरहन सी दौड़ जाती है, लेकिन आर्यन को तो जैसे कुछ पता ही नहीं था। वो तो बस स्नेहा की दूध जैसी सफेद पीठ को देख उसमें कहीं खोया हुआ था। वहीं स्नेहा फिर इस फीलिंग को दबाने के लिए आर्यन से अटकते हुए कहती है, क्या मुझे कुछ और स्वीट कैंडी मिल सकती है? असल में मुझे मुंह में थोड़ी कड़वाहट सी महसूस हो रही है। उसकी आवाज सुन आर्यन अपना सर झटकता है और उसकी पीठ से नजर हटाते हुए कहता है, हाँ है, असल में ये मैंने अपनी छोटी बहन के लिए बचा कर रखी थी। इतना कह वो कुछ और कैंडी उसको दे देता है। उसकी छोटी बहन की बात सुन स्नेहा उससे पूछती है, क्या तुम्हारी कोई छोटी बहन भी है क्या? उसकी इस बात का जवाब देते हुए आर्यन हमें अपना सर हिलाता है और उससे थोड़ा सीरियस होते हुए पूछता है, अगर तुम्हारी पीठ किसी और ने देखी होती तो क्या होता? अचानक उसका ऐसा सवाल सुन स्नेहा पहले तो हैरान होती है, फिर बिना झिझके कहती है, ऐसा तो पहले कभी हुआ नहीं। अगर किसी ने देखने की कोशिश भी की तो उसकी आत्मा सीधे परमात्मा से जाकर मिलेगी। उसकी ये बातें सुन आर्यन हल्का सा मुस्कुराता है, फिर उसे छेड़ते हुए कहता है, फिर मैं तो अभी जिंदा हूँ, इसका मतलब मुझे हक है तुम्हारी पीठ देखने का। आर्यन की इतनी बेशर्मी भरी बातें सुन स्नेहा झूठा गुस्सा कर उसे डांटते हुए कहती है, तुम अपनी बकबक बंद करो और जो काम दिया है वो चुपचाप करो। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। उसको गुस्सा करते देख आर्यन फिर हंसते हुए कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। इतना कह आर्यन फिर उसकी पीठ पर दवा लगाने लगता है। वो इस वक्त बड़े ध्यान से उसके घावों और उनके निशानों पर दवा लगा रहा था। अब तक स्नेहा भी उसकी छूहन की आदी हो गई थी। उसे अब ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अपना ही उसका ख्याल रख रहा हो। कहीं उसको हल्का सा भी दर्द हुआ तो उसको भी दर्द होगा। इस दौरान उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो रखे थे। कुछ देर बाद जब आर्यन अच्छे से दवा लगा देता है तो वो उसके टॉप को आराम से ऊपर कर खड़ा होता है। फिर स्नेहा दवा लगाने के लिए उसको शुक्रिया बोलती है और कल्टीवेशन करने बैठ जाती है। उसको कल्टीवेट करता देख आर्यन फिर वहां से कुछ खाने के लिए ढूंढने के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद आर्यन थोड़ी मछली लेकर लौटता है, जिनकी महक को महसूस कर कल्टीवेट करती स्नेहा अपनी नाक को हाथ से बंद करते हुए कहती है, अनहन, कितनी गंदी बदबू है, पता नहीं क्या पकड़ कर लाया है। उसकी बात सुन आर्यन मुस्कुराने लगता है, पर उससे कुछ कहता नहीं और सीधा जाकर एक जगह आग लगाता है और उस आग पर उन मछलियों को भूनने लगता है। भूनते वक्त वो उनमें कुछ मसाले डालता है, जिनकी वजह से उनमें एक स्वादिष्ट खुशबू निकलती। उस खुशबू को सूंघ स्नेहा उस ओर देखने लगती है। कुछ देर बाद जब वो मछलियां भून जाती है तो आर्यन स्नेहा को चिढ़ाने के लिए तेज आवाज में उसे सुनाते हुए कहता है, वाओ, क्या स्वादिष्ट खुशबू है, वाओ, क्या मछलियां बनी है, वाओ, इनमें तो धरती और समुद्र की एनर्जी भी है, सच में जस्ट लुकिंग लाइक आ वाओ।
और कुछ लोग सोचते हैं ये बदबूदार है। उसकी ये बातें सुन स्नेहा अपना मुंह फेर लेती है और खुद को तसल्ली देते हुए सोचती है, ये खुशबू तो बस इसके द्वारा ऐसे ही बनाई गई है, लेकिन खाने में तो फिर भी बेस्वाद होंगी। वो ये सब सोच ही रही होती है कि तभी आर्यन उसके पास आकर उसके मुंह के सामने एक मछली को बड़ाव से छेड़ते हुए कहता है, देखो सच में ये खाने में स्वादिष्ट है, तुम्हें चाहिए। लेकिन स्नेहा उसको ना में सिर हिलाकर मना कर देती है। वो अपने स्वाभिमान के चलते भी उससे वो लेना नहीं चाहती थी। आर्यन उसको वो मछली ना लेते देख उसको उसी के पास रख थोड़ा दूर जाकर अपनी मछली को चटकारे ले लेकर खाने लगता है और वो स्नेहा को उकसाने के लिए भी बीच बीच में तेज आवाज निकालकर उनकी तारीफ करते हुए खा रहा था। वहीं दूसरी ओर स्नेहा उसको इतने मजे में खाता देख और अपने पास रखी मछली की खुशबू महसूस कर उसे उठाकर खाने लगती है। जैसे ही उस मछली का पहला निवाला उसके मुंह में जाता है, वो उसके स्वाद को चख जैसे खुशी से पागल हो जाती है और उसकी तारीफ करते हुए कहती है, सच में ये बहुत स्वादिष्ट है। इस लड़के की खाना बनाने की स्किल्स काफी अच्छी है। अगर इसमें थोड़ी और धरती या समुद्र की एनर्जी होती तो फिर और भी अच्छी बात होती। इतना सोच वो मछली खाने लगती है। जब उन दोनों का खाना खत्म हो जाता है, वो दोनों कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाते हैं। लगभग 10 मिनट बाद आर्यन को कुछ महसूस होते हुए उसकी आंखें खुलती है और वो सोचने लगता है, इस वक्त मेरा स्वॉट पैटर्न अपनी लिमिट पर पहुंच चुका है। अब उसकी सॉल का लेवल बढ़ाने का वक्त आ गया है। अगर अभी ही उसकी सॉल का लेवल नहीं बढ़ाया गया तो मुझे डर है ऐसा मौका मुझे पता नहीं कब मिले। लेकिन अभी मुझे सुरक्षा देने के लिए भी यहाँ कोई नहीं है। पर देखा जाए तो यहाँ स्नेहा के अलावा कोई नहीं और वो अभी भी घायल है। वो तो मेरी सॉल नहीं चुरा सकती। कोष्टक इतना सोच वो फिर से कल्टीवेट करने लगता है। वो अपने ब्लड को तेज बहाते हुए दिल तक पहुंचाने लगता है और अपने स्वॉट पैटर्न को एक्टिवेट करता है, जिसके एक्टिवेट होते ही उसके चारों ओर पीले रंग की रोशनी चमकने लगती है। फिर उसका स्वॉट ऑरा चारों ओर फैलने लगता है। उसके और को महसूस कर स्नेहा की आंखें खुलती है। फिर खड़े होकर आर्यन को देखते हुए कहती है, ये लड़का अभी अपनी मार्शल सॉल जागृत करने वाला है क्या? और इसका स्वॉट इंटेंट काफी ताकतवर महसूस हो रहा है। पता नहीं इसकी मार्शल सॉल किस लेवल की होगी। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त आर्यन के चारों ओर एक शक्तियों का बवंडर घूमने लगता है, जिससे काफी ताकतवर शक्तियां निकलती महसूस हो रही थी। तभी आर्यन अपनी स्वॉट सॉल को जागृत करता है, जिसके जागृत करते ही 100 फुट लंबी स्वॉट उसके पीछे की ओर से निकलती है। आखिर किस लेवल की होगी आर्यन की स्वॉट सॉल? क्या आर्यन इस बार भी कर पाएगा पहली जैसी स्वॉट सॉल जागृत? कहीं इस बार भी रिया कौर की तरह स्नेहा साहा भी तो नहीं चुरा लेगी उसकी स्वॉट सॉल? आखिर क्या होगा इस कहानी का अगला पड़ाव? उस स्वॉट सॉल को देख स्नेहा थोड़े अलग से एक्सप्रेशन के साथ कहती है, सच में ये लड़का एक जीनियस तो है, इसने किंग लेवल स्वॉट सॉल जागृत की है। वहीं आर्यन अभी भी कल्टीवेशन कर रहा होता है और मन ही मन सोचता है, अभी इतना काफी नहीं होगा, मैं इससे भी अधिक लेवल की स्वॉट सॉल जागृत कर सकता हूँ। इतना सोच वो अपना पूरा ध्यान स्वॉट सॉल पर लगा देता है। कुछ देर बाद उसका शरीर हवा में उड़ने लगने लगता है। ऐसे उड़ते हुए ही उसकी आंखें खुलती हैं और आर्यन अपने ब्लड ऑरा को उस स्वॉट सॉल से मिलाने लगता है, क्योंकि एक यही वक्त होता जब कोई भी मार्शल आर्टिस्ट अपनी सॉल के लेवल को बढ़ाता है। इस वक्त उसको अंदरूनी शक्तियों की जरूरत पड़ती है, लेकिन आर्यन का रेल्म अभी कम था, इसलिए वो अपने ब्लड ऑरा को रिलीज कर उसका यूज करता है। ब्लड ऑरा यूज करते ही उसके चारों ओर एक तेज रोशनी चमकने लगती है। देखते ही देखते उसके पीछे एक के बाद एक 3 गोल आकार की आकृतियां दिखने लगती हैं, जिन्हें देख स्नेहा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कुछ पल बाद वो अपना सिर झटकते हुए कहती हैं, ये तो स्पिरिट रिंग्स हैं, इसका मतलब इसकी स्वॉट सॉल लेवल 8 एम्परर लेवल की है। मैं इस लड़के के बारे में कितना गलत थी। कुछ लोग सही कहते हैं, किसी भी किताब को उसके कवर को देख जज नहीं करना चाहिए। वो इतना सब सोच फिर से आर्यन की ओर देखती है, लेकिन वो जैसे ही आर्यन की ओर देखती है तो इस बार उसकी आंखें ही नहीं बल्कि मुंह भी फटा का फटा रह जाता है। उसको देख ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई सांप सूंघ गया हूँ। उसकी इस हैरानी का कारण आर्यन की सॉल की बढ़ती शक्तियों का था, क्योंकि वो अभी भी एम्परर लेवल से और अधिक बढ़ती जा रही थी, जिसका एक सीधा सा मतलब था आर्यन की मार्शल सॉल एम्परर लेवल से भी अधिक लेवल की होने वाली है, जो एक आम मार्शल आर्टिस्ट के लिए लगभग नामुमकिन बात है। यहाँ तक खुद स्नेहा की मार्शल लोटस सॉल एम्परर लेवल की थी। इस तरह की स्वॉट सॉल से आर्यन अपने नाम का डंका पूरे रोमानिया शहर में बजा सकता था, लेकिन आर्यन का ध्यान तो सिर्फ स्वॉट सॉल को अपनी पूरी हद तक ले जाने में था। तभी वहां स्वॉट सॉल की शक्तियों का एक धमाका होता है, जिसकी वजह से पूरी गुफा कांपने लगती है और उन शक्तियों की लहर से स्नेहा भी 2 कदम पीछे हट जाती है। देखते ही देखते आर्यन की स्वॉट सॉल से एक आंखें चौधिया जाने वाली रोशनी निकलती है, जो गुफा को चीरते हुए आसमान तक पहुंच रही थी।
उस रोशनी को देख अपने मुंह पर हाथ रखते हुए स्नेहा सोचती है, ये तो गोल्डन रंग की रोशनी है, इसका मतलब इसकी स्वॉर्ड सॉल लेवल 9th अजूर लेवल की है। इस लेवल की मार्शल सॉल पिछले 1000 वर्षों से शायद ही कोई जागृत कर पाया हो। सच में ये लड़का किसी साहिन की तरह है। अगर इसको उड़ने के लिए एक बार आसमां में छोड़ दिया जाए तो पूरे आसमां को फतह कर उस पर अपना नाम लिख दे। स्नेहा की सोच से बेखबर आर्यन अपनी मार्शल सॉल को देख सोचने लगता है, ये तो मेरी पिछली वाली स्वॉर्ड सॉल से भी ज्यादा लेवल की मार्शल सॉल है। अब मुझे इसको जल्द से जल्द अपने दिल से कंबाइन कर लेना चाहिए, वरना फिर से कोई दुर्घटना ना हो जाए। इतना सोच आर्यन उस स्वॉर्ड सॉल को अपने दिल से कंबाइन करने के लिए उस पर ध्यान केंद्रित करता है। पिछली बार जब आर्यन की स्वॉर्ड सॉल को रिया कौर ने धोखे से चुराया था, उस वक्त उसकी स्वॉर्ड सॉल लेवल 8 एम्परर लेवल की थी, लेकिन इस बार उसने पिछली बार से भी अधिक लेवल 9th अजूर लेवल की मार्शल सॉल जागृत की है। वहीं कुछ देर बाद भी जब आर्यन उस स्वॉर्ड सॉल को अपने दिल से कंबाइन नहीं कर पाता है तो वो घबराने लगता है। उसकी इस घबराहट का कारण ये था कि धीरे धीरे उस स्वॉर्ड सॉल की रोशनी का रंग फीका पड़ता जा रहा था और कुछ देर बाद उस स्वॉर्ड सॉल का रंग पूरी तरह से गायब हो जाता है। वो दिखने में अब ऐसी लग रही थी जैसे उसमें कोई शक्तियां ही ना हो, जिसे देख आर्यन थोड़ा घबराते और डरते हुए कहता है, ये नहीं हो सकता है, मैं इस तरह फेल नहीं हो सकता। ऐसे तो मैं अपने चाहने वाले लोगों को सुरक्षित नहीं रख पाऊंगा और ना ही अपना बदला ले पाऊंगा। इतना कह वो अपने सिर पर हाथ रखते हुए आगे भगवान को कोसते हुए कहता है, आखिर क्यों भगवान, आखिर क्यों? ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे जो आप मेरी बार बार परीक्षा ले रहे हो? वहीं नीचे खड़ी स्नेहा उस स्वॉर्ड सॉल को देख कुछ गहराई से सोचने लगती है। इस स्वॉर्ड तो कोई रंग नहीं है, बिल्कुल पानी की तरह, इसमें कुछ तो अजीब बात है। इतना सोच वो अपनी आंखों की किसी टेक्निक के द्वारा उस स्वॉर्ड सॉल को गौर से देखने लगती है। उसे उस स्वॉर्ड सॉल में कुछ रूबी के जैसे बिल्कुल बारीक कण दिखाई देते हैं। उन रूबी जैसे कणों को देख वो सोचती है, कहीं ये प्राचीन लेजेंडरी स्वॉर्ड सॉल तो नहीं जो तारांकन स्नो व्हाइट के नाम से जानी जाती है। ये ख्याल आते ही पहले तो वो हैरान होती है, लेकिन अगले ही पल वो आर्यन को जोर से चिल्लाते हुए कहती, आर्यन, ये प्राचीन तारांकन स्नो व्हाइट स्वॉर्ड सॉल है, इसको जल्दी से अपने दिल से कंबाइन करो वरना देर हो जाएगी। इतनी जल्दी हार मत मानो, इसको कंबाइन करने में थोड़ा वक्त लगता है। स्नेहा की बात सुन आर्यन स्नो व्हाइट स्वॉर्ड सॉल का नाम दोहराता है। उसने इससे पहले ऐसी किसी स्वॉर्ड सॉल के बारे में नहीं सुना था, लेकिन ये वक्त कुछ सोचने का नहीं था, इसलिए वो जल्दी से अपना हाथ उस 100 फुट लंबी स्वॉर्ड सॉल पर रख ध्यान केंद्रित करता है। उसके उस स्वॉर्ड सॉल पर हाथ रखते ही वो अगले पल उस स्वॉर्ड सॉल की अंदर बनी दुनिया में पहुंच जाता है, जहां दूर दूर तक फैली जमीन और आसमान के अलावा कुछ और नहीं था। लेकिन वहां स्वॉर्ड एनर्जी भरपूर मात्रा में थी, जिसके बारे में आर्यन सोचते हुए कहता है, ये स्वॉर्ड सॉल कोई आम स्वॉर्ड सॉल नहीं है, इसका तो स्वॉर्ड इंटेंट तक भी महसूस नहीं हो रहा और ना ही इसकी कोई स्पिरिट दिखाई दे रही है। ये तो अच्छा हुआ जो स्नेहा वहां थी, वरना मैं तो कभी इसके बारे में पता भी नहीं लगा पाता। लेकिन अगर उसकी जगह रिया होती वो तो मुझसे झूठ बोलकर मेरी स्वॉर्ड सॉल को चुराने की कोशिश करती, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर आर्यन अपना सिर झटक उस स्वॉर्ड सॉल को खुद से कंबाइन करते हुए सोचता है, अब चाहे इस स्वॉर्ड सॉल के पास स्पिरिट या फिर स्वॉर्ड इंटेंट हो या ना हो, लेकिन बिना स्वॉर्ड सॉल के रहने से अच्छा मुझे इसको कंबाइन कर लेना चाहिए। लगभग 1 घंटे बाद जब आर्यन उस स्वॉर्ड सॉल को पूरी तरह से खुद से कंबाइन कर लेता है तो वो स्नेहा के पास आता है। आर्यन को खुद के पास आता देख स्नेहा उससे मुस्कुराते हुए कहती है, बधाई हो, तुम्हें एक बेहद ही ताकतवर स्वॉर्ड सॉल मिली है। स्नो व्हाइट एक प्राचीन काल की बेहद ही रहस्यमयी स्वॉर्ड सॉल है। स्नेहा की बात सुन आर्यन ना समझ आने वाले भाव से कहता है, क्या प्राचीन काल की बेहद ही ताकतवर स्वॉर्ड सॉल? इतना कह आर्यन आगे कहता है जैसे उसे कोई खुशी ही ना हो उस स्वॉर्ड सॉल के मिलने की। ना, ये तो एक बेकार की स्वॉर्ड सॉल है। असल में उसने ये सब इसलिए कहा क्योंकि उसे स्नो व्हाइट के बारे में कुछ पता ही नहीं था। वो तो उसे बस एक आम ही स्वॉर्ड सॉल मान रहा था। आर्यन के चेहरे पर कोई खुशी न देख स्नेहा उसको समझाते हुए कहती है, क्या कहा तुमने बेकार? बेवकूफ लड़के, तुम्हें पता भी है भले ही एक एम्पर लेवल स्वॉर्ड सॉल वाले मार्शल आर्टिस्ट का स्वॉर्ड के रास्ते पर चलना चरम सीमा पर माना जाता हो, लेकिन तुम्हारी स्नो व्हाइट स्वॉर्ड सॉल की कोई सीमा ही नहीं है। भविष्य में तुम्हें इसका मतलब समझ आएगा। सच में ये सब बातें आर्यन के दिमाग के ऊपर से जा रही थी और फिर वो उससे पूछता है, वैसे क्या ये एम्परर लेवल से भी ज्यादा ताकतवर है? आर्यन का सवाल सुन स्नेहा उसको जवाब देते हुए कहती है,
एम्परर लेवल, ये तो अजूर लेवल से भी ज्यादा ताकतवर है, एम्परर लेवल तो कुछ भी नहीं। स्नेहा की बात सुन आर्यन खुश होते हुए कहता है, सच में ये इतनी ताकतवर है क्या? और फिर स्नेहा की ओर देखते हुए गहराई से सोचने लगता है, अभी भी मुझे कुछ डाउट है, लेकिन अंततः मुझे मेरी स्वॉर्ड सोल तो मिल ही गई। पर इसका क्या? ये तो मुझे अच्छे से जानती भी नहीं, लेकिन फिर भी इसने मुझे वक्त पर सोल कंबाइन करने के लिए कहा। क्या इस दुनिया में इस तरह की लड़कियां भी होती है? आर्यन को अभी भी कुछ सोचता देख स्नेहा उससे कहती है, लेकिन तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। तुम्हें पता होना चाहिए, अगर तुम्हारे पास कोई ताकतवर मार्शल सोल है तो तुम्हें और भी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो कहते हैं ना, अभ्यास ही आदमी को सफल बनाता है। उसकी ये बातें सुन आर्यन उससे कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। मैं अब से और भी ज्यादा मेहनत और अभ्यास करूंगा। देखना, एक दिन मैं तुमसे भी ज्यादा ताकतवर बनकर दिखाऊंगा। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। आर्यन का वादा सुन स्नेहा उससे चलते हुए कहती है, मुझसे भी ज्यादा ताकतवर बनकर दिखाओगे? ये एक अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए, इस मार्शल वर्ल्ड की बेरहम दुनिया का कोई भरोसा नहीं। ये इतनी खतरनाक है, पता नहीं कब तुम्हें ताकतवर होने से पहले ही मार डाले। इतना कह वो फिर हंसते हुए गुफा में उसी पेड़ की ओर जाने लगती है जहां बैठकर वो दोनों पहले कल्टीवेट कर रहे थे, और चलते चलते इसी उधेड़ बुन के साथ सोचती है, मैं तुम्हारे ताकतवर बनने का इंतजार करूंगी, इतनी जल्दी मत मरना। वहीं अपनी जगह खड़ा आर्यन भी उसकी बात सुन सोचते हुए खुद से वादा करता है, मेरा इंतजार करना, 7 साल बाद मैं तुम्हारे पास ताकतवर बनकर लौटूंगा और तुम्हें खुद को साबित कर दिखाऊंगा। इतना सोचने के बाद वो वहीं गुफा में उसी पेड़ के बगल में बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है। क्या आर्यन अपना वादा पूरा कर 7 साल बाद ताकत के उस मुकाम पर पहुंच पाएगा जहां इस वक्त स्नेहा खड़ी है? क्या आर्यन की स्नो व्हाइट मार्शल सोल सच में इतनी ताकतवर है, या फिर स्नेहा उसके साथ मजाक कर रही थी? आखिर क्या होगा इस कहानी का अगला पड़ाव? कुछ देर ऐसे ही कल्टीवेशन करने के बाद आर्यन खड़ा होता है और स्नेहा को अभी भी कल्टीवेशन करता देख वो सोचने लगता है, मुझे लगता है इसकी शक्तियां अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। जब तक ये अपनी कल्टीवेशन खत्म करती है तब तक मैं कुछ खाने के लिए लेकर आ जाता हूँ। फिर वो गुफा के पास ही बनी झील में कूदकर कुछ मछलियां पकड़ने लगता है। कुछ देर बाद जब स्नेहा की आंखें खुलती है, वो अपने सामने आर्यन को आग पर मछलियां पकाते हुए देखती है। उन मछलियों को देख वो आर्यन से पूछती है, ये तो तोता मछली है, ये तुमने कहाँ से पकड़ी? कहते हैं तोता मछली बस सफेद झरने से गिरने वाली नदी में पाई जाती है और सफेद झरने के आसपास बहुत खास जड़ी बूटियां मिलती है। खास जड़ी बूटियों वाली बात सुन आर्यन खुश हो जाता है और इसी खुशी के चलते वो स्नेहा को बताते हुए कहता है, ये मछलियां मुझे गुफा के पास वाली झील में मिली, मुझे लगता है उसी के आसपास कहीं सफेद झरना भी होगा। अब मैं वहाँ ये मछली खाने के बाद जाऊंगा और देखूंगा वहाँ कुछ खास जड़ी बूटियां मिलती है या नहीं। आर्यन की सफेद झरने के पास जाने वाली बात सुन स्नेहा उससे कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। उसकी ये बात सुन आर्यन अपनी आंखें तिरछी करते हुए कहता है, क्या बात है मिस स्नेहा, आपको कहीं मेरी फिक्र तो नहीं हो रही? उसकी ऐसी बात सुन स्नेहा अपनी बात को घुमाते हुए कहती है, ओह बेवकूफ इंसान, तुम खुद को कुछ ज्यादा ही महान नहीं समझ रहे हो जो मैं तुम्हारी फिक्र करूंगी। स्नेहा ने ये बातें आर्यन से बस ऐसे ही कह दी थी, लेकिन असल में तो वो आर्यन की फिक्र करने लगी थी। वहीं आर्यन उसकी बात सुन उसको छेड़ते हुए कहता है, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। लेकिन स्नेहा तो उसकी बातों को इग्नोर करते हुए चुपचाप मछली खाने लगती है। उसको कुछ ना बोलता देख आर्यन भी चुपचाप अपनी मछली खाने लगता है। जब कुछ देर बाद उनका खाना खत्म हो जाता है, वो दोनों साथ में झील के पास जाते हैं। वहां पहुंच वो सफेद झरने की तलाश करने लगते हैं। उस सफेद झरने को ढूंढते ढूंढते वो दोनों उस झील से लगभग 100 मील दूर आ जाते हैं, लेकिन अभी भी उन्हें कहीं सफेद झरने का नामो निशान नहीं मिलता है। वो अभी इधर उधर देखते हुए चल ही रहे थे, तभी स्नेहा का पैर एक पत्थर से टकराता है और वो नीचे गिरने लगती है। नीचे गिरने के डर से उसकी आंखें बंद हो जाती है, लेकिन कुछ देर बाद भी जब वो नीचे नहीं गिरती है तो वो अपनी आंखें धीरे से खोलती है। इस वक्त उसके सामने एक बेहद आकर्षक लड़के का चेहरा दिखाई देता है, जिसने अपने एक हाथ से उसे कमर से पकड़कर थामा हुआ था। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि आर्यन ही था। आर्यन फिर उसे एक झटके के साथ अपनी ओर खींचता है, जिसके कारण अब उन दोनों के चेहरे बेहद करीब थे, इतने करीब कि उन दोनों को एक दूसरे की सांसें महसूस हो रही थी। वो दोनों एक दूसरे में खोए और करीब आ रहे थे। जैसे ही उन दोनों के होठ एक दूसरे से मिलने वाले थे, तभी उन दोनों को कहीं से छन
क्षण पानी गिरने की आवाज सुनाई देती है, जिसके कारण वो दोनों होश में आते हैं और स्नेहा आर्यन को धक्का देते हुए अलग होती है। इस वक्त उसका चेहरा पूरा शर्म से लाल हो रखा था। आर्यन भी होश में आते हुए उस ओर देखता है जहां से पानी गिरने की आवाज आ रही थी, जिसे गौर से सुन उसने स्नेहा से कहा, चलो उस ओर चलते हैं, वहां शायद सफेद झरना हो सकता है। लेकिन स्नेहा के पैर में पत्थर से टकराने के कारण मोच आ गई थी, जिस वजह से उसको चलने में कठिनाई हो रही थी। इसलिए आर्यन उसकी ओर अपना एक हाथ बढ़ाता है और कहता है, तू जरा हाथ मेरा थाम कर देख तो सही, तुम्हारा हर दर्द मुझसे होकर ना गुजरे तो कहना। आर्यन के इस अंदाज को देख स्नेहा शर्मा जाती है। ऐसे शर्माते हुए ही वो अपना हाथ आर्यन के हाथ में थमा देती है। फिर आर्यन उसको सहारा देते हुए उस ओर जाने लगता है जहाँ से पानी के गिरने की आवाज आ रही थी। जब वो दोनों वहां पहुंचते हैं तो उन्हें पहाड़ों के ऊपर से एक झरना गिरता दिखाई देता है, जिसे देख स्नेहा आर्यन से कहती है, यही तो है सफेद झरना। सफेद झरने का नाम सुन आर्यन उसे अच्छे से देखने लगता है। उस सफेद झरना का पानी नीचे गिरते हुए एक तालाब में जा रहा था, जिसमें बहुत सारी तोता मछली डुबकियां लगा रही थी। तभी आर्यन का ध्यान तालाब के बीचों बीच एक सफेद रंग से चमकते हुए 3 पत्तियों वाले फूल पर जाता है, जिसे देख वो उसके बारे में स्नेहा से पूछता है, ये किस तरह का फूल है। उस 3 पत्तियों वाले फूल को देख स्नेहा आर्यन को उसके बारे में बताते हुए कहती है, इसको दरियाई 3 पत्ती फूल कहते हैं। फिर आर्यन अपनी प्राचीन किताब निकाल उसके बारे में पढ़ने लगता है। ये दरियाई 3 पत्ती फूल है जो सफेद झरने के गिरने से उसके नेचुरल ऑरा को 100 साल में एक बार तैयार होता है। ये किसी भी मार्शल आर्टिस्ट के ऑरा और सॉल को काफी हद तक मजबूत कर सकता है। इतना पर वो फिर सोचने लगता है, ये एक प्राचीन फूल है जो काफी असरदार दवा बनाने में काम आता है। अगर दादाजी ने इसकी एक भी पत्ती खा ली तो वो फिर से पहले की तरह ठीक हो जाएंगे। वहीं स्नेहा भी मन ही मन सोचती है, इस दरियाई 3 पत्ती फूल की एक पत्ती खाने से मेरी भी शक्तियां लगभग 60% ठीक हो जाएंगी। वो दोनों अपनी अपनी सोच में गुम ही थे कि तभी उनके कानों में एक दिल दहलाने वाली फुफकार सुनाई देती है, जिसे सुन उन दोनों के कान खड़े हो जाते हैं और वो दोनों के दोनों उस ओर देखने लगते हैं जहाँ से फुफकारने की आवाज आई थी। तभी उस दरियाई 3 पत्ती फूल के बगल के पानी में तेज लहरें उठने लगती है। देखते ही देखते उन लहरों के बीच से एक आग की लहर निकलती है और उसका सीधा निशाना आर्यन और स्नेहा थे। उस अटैक को अपनी ओर आता देख स्नेहा अपनी लोटस फ्लावर सॉल को बाहर निकालती है और उस आग की लहर को उससे रोक देती है। ये आग की लहर का अटैक 2 जुड़वा पाइथन सांपों ने किया था, जिनमें से मेल पाइथन गहरे लाल रंग का और फीमेल पाइथन सफेद रंग की थी। उन दोनों की शक्तियां मिलाकर किसी डिवाइन रेल्म के योद्धा के बराबर थी। तभी वो दोनों जुड़वा पाइथन आर्यन और स्नेहा को देख जोर जोर से फुफकारते और हंसते हुए कहते हैं, इंसान SS.SSH। काफी सालों से किसी भी इंसान को नहीं देखा। फिर मेल पाइथन स्नेहा की ओर देख फुफकारते हुए उससे कहता है, SSH.SS, तुम तो बहुत खूबसूरत हो, तुम यहीं मेरे पास रुको, मैं तुम्हें अपनी दूसरी पत्नी बनाकर रखूंगा। वहीं वो फीमेल पाइथन आर्यन की ओर देख मुस्कुराते हुए उससे कहती है, SSH.SS, ये लड़का भी कितना हैंडसम है, इसको तो मैं अपने पास रखूंगी। इतना कह वो दोनों एक बार फिर अटैक करने के लिए तैयार होते हैं और अपने अपने मुंह से एक गहरे लाल रंग की रोशनी निकाल आर्यन पर अटैक कर देते हैं। आर्यन उस रोशनी से बचने के लिए उस पर पलटवार करता है, लेकिन उसका रेल्म अभी बहुत कम था, जिसके कारण उसकी शक्तियों की भी कुछ हद थी और देखते ही देखते वो रोशनी आर्यन के अटैक को विफल कर उससे टकरा जाती है। जैसे ही वो रोशनी आर्यन से टकराती है, वो उसके चारों हाथों पैरों में लिपटकर उसकी शक्तियों को बहने से रोक देती है और आर्यन पीछे जाकर धड़ाम से गिरता है। आर्यन के ऊपर अटैक होता देख स्नेहा उससे फिक्र भरी आवाज में पूछती है, आर्यन तुम ठीक तो हो ना। आर्यन उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है, मैं तो ठीक हूँ, पर मैं अभी अपनी शक्तियाँ यूज नहीं कर पा रहा हूँ और ना ही हिल पा रहा हूँ, और धीरे धीरे मेरी आंखें भी बंद हो रही हैं। उसकी बात सुन वो मेल पाइथन हंसते हुए कहता है, लड़के तुम हमारे अटैक को झेल अभी जिंदा हो उसी का शुक्र करो, SHS.SS। वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारे पास कुछ तो काबिलियत है, लेकिन फिर भी हमारे अटैक को इतना हल्के में मत लेना। इसकी वजह से तुम अब 2 दिन 2 रात तक बेहोश रहोगे। हाहा। उस पाइथन की बात सुन आर्यन स्नेहा की फिक्र करते हुए उससे कहता है, स्नेहा तुम यहाँ से निकल जाओ, मेरी फिक्र मत करना। आर्यन की बात को अनसुनी कर स्नेहा उसके चारों ओर एक शील्ड जैसा कवच बना देती है और उससे कहती है, तुम बेफिक्र रहो और इन सांपों को मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इनको देख लूंगी। वो आर्यन से इतना बोल अपनी लोटस स्वॉर्ड को निकालती है और अपनी एक सीक्रेट टेक्निक आसमान फारसील का यूज कर उन दोनों जुड़वा पाइथन पर अटैक कर देती है।
उस आसमान फाड़ सील टेक्निक के कॉस्ट होते ही वहां लगभग 10 कमल के फूल दिखाई देते हैं और वो 10 कमल के फूल उन दोनों जुड़वा पाइथन के चारों ओर घूमने लगते हैं। तभी उन सभी कमल के फूलों से एक एक तलवार निकलती है और वो सभी तलवार उन जुड़वा पाइथन की ओर बढ़ने लगती हैं। इस टेक्निक को देख आर्यन हैरान होते हुए सोचने लगता है, ये टेक्निक तो मेरी 3 धारी तलवार टेक्निक से भी 10 गुना अधिक ताकतवर है। तभी उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं, लेकिन आर्यन अभी बेहोश नहीं होना चाहता था, इसलिए वो अपना सिर जोर से झटकता है जिससे वो होश में रह सके और स्नेहा की ओर देखते हुए सोचता है, स्नेहा की शक्तियां अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई, पता नहीं वो कब तक बच पाएगी इनसे। आर्यन, तुम अभी बेहोश नहीं हो सकते, इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं, आर्यन अपने आप को जगाए रखने के लिए कहता है। वहीं दूसरी ओर वो फीमेल पाइथन उन तलवारों को अपनी ओर आता देख गुस्से में फुफकारते हुए स्नेहा से कहती है, तुम मुझे इन छोटी मोटी तकनीकों से डराना चाहती हो क्या है? अब देखो असली टेक्निक। इतना कह वो दोनों पाइथन अपने मुंह से एक टेक्निक कास्ट करते हैं, जिसे कास्ट करते ही फीमेल पाइथन के मुंह से एक सफेद रंग की रोशनी से चमकता चांद निकलता है और मेल पाइथन के मुंह से एक गहरे लाल रंग का चांद निकलता है। फिर वो दोनों चांद उन कमल के फूलों से निकली तलवारों को 2 टुकड़ों में बांट देते हैं और कुछ देर बाद वो दोनों चांद मिलकर उन सभी 10 के 10 कमल के फूलों को भी खत्म कर देते हैं। क्या स्नेहा उन दोनों जुड़वा पाइथन से बच पाएगी? क्या वो उन्हें मारकर आर्यन को भी सुरक्षित रख पाएगी, या फिर वो दोनों जुड़वा पाइथन आर्यन और स्नेहा दोनों को ही मार देंगे? आखिर क्या होगा इस कहानी का अगला पड़ाव? जानने के लिए बने रहे हमारी कहानी स्पिरिट वर्ल्ड के साथ। इससे पहले की स्टोरी सुनने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करें या फिर प्लेलिस्ट से सुने। चलिए शुरू करते हैं। और जैसे ही वो 10 कमल के फूल नष्ट होते हैं, वो दोनों चांद तुरंत स्नेहा पर अटैक कर देते हैं। स्नेहा उनसे बचने के लिए एक और कमल का फूल निकाल उसको शील्ड की तरह यूज करती है, परंतु वो दोनों लाल और सफेद चांद काफी शक्तिशाली थे। वो उस कमल के फूल को नष्ट कर स्नेहा से जा टकराते हैं। उस शक्तिशाली अटैक से टकराते ही स्नेहा उड़ते हुए धड़ाम से पीछे जाकर गिरती है। उसे घायल होकर पीछे गिरता देख आर्यन जोर से चिल्लाता है, स्नेहा। वहीं स्नेहा अपने मुंह से खून थूकते हुए फिर से उठती है और उस अटैक की शक्तियों को महसूस करते हुए सोचती है, ये दोनों पाइथन डिवाइन रेल्म के मार्शल आर्टिस्ट है, लेकिन इस अटैक की शक्तियों से ऐसा लग रहा है जैसे वो हेवनली रेल्म लेवल की हो। इसका मतलब ये दोनों अभी घायल है। फिर भी अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं जल्द ही मारी जाऊंगी। इससे पहले ऐसा कुछ हो, मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। इतना सोच वो फिर से खड़ी होती है और अपनी मार्शल सॉल को बुलाती है, जिसे बुलाते ही स्नेहा के चारों ओर हजारों की तादाद में कमल की पंखुड़ियां घूमने लगती हैं। फिर स्नेहा के शरीर से एक खतरनाक और रिलीज होता है, जिसके रिलीज होते ही वहां की जमीन कांपने लगती है। उस ऑरा को महसूस कर वो दोनों मेल और फीमेल पाइथन हैरान होते हुए एक साथ कहते हैं, SH.SS, ये किस तरह की मार्शल सॉल है? कोष्टक उद्धरण चिन्ह। स्नेहा फिर उन दोनों पाइथन पर एक रोशनी की बीम से अटैक करते हुए कहती है, चखो मेरी इल्यूजन मार्शल सॉल का मजा। आर्यन भी उस मार्शल सॉल को हैरानी भरी आंखों से देखते हुए कहता है, क्या इल्यूजन मार्शल सॉल? ये किस तरह की मार्शल सॉल है? कोष्टक उद्धरण चिन्ह। जैसे ही वो रोशनी की बीम उन पाइथन से टकराती है, वो दोनों जहां थे वही के वही जम जाते हैं। इस वक्त उनको देख ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी सपने में खो गए हो। उनको अपने जाल में फंसते देख स्नेहा अपने हाथ में लोटस स्वॉर्ड लिए उन दोनों पर अटैक करती है, लेकिन जैसे ही स्नेहा उनके करीब पहुंचती है, वो दोनों उस इल्यूजन से बाहर निकल गुस्से में फुफकारते और चिल्लाते हुए कहते हैं, पागल लड़की, तुम्हें क्या लगा तुम हमें अपने जाल में फंसा कर मार दोगी? ये बस तुम्हारा एक बहम से ज्यादा कुछ और नहीं था। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। इतना कह वो दोनों मिलकर अपने सामने एक यंग एंड यांग का कवच तैयार कर लेते हैं। स्नेहा उस कवच को देख घबराती नहीं है और अपनी लोटस स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देती है। लोटस स्वॉर्ड के उस कवच से टकराते ही वो 2 टुकड़ों में बंट जाता है, लेकिन जैसे ही स्नेहा की लोटस स्वॉर्ड उस कवच को तोड़ उन दिनों पाइथन से टकराने वाली होती है, तभी आर्यन की जोर से आवाज आती है, स्नेहा बचो, अपने पीछे देखो। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। असल में उस मेल पाइथन ने अपनी पूंछ से स्नेहा पर पीछे से वार कर दिया था, लेकिन आर्यन की आवाज सुन स्नेहा उसे डोज कर देती है। उस पूंछ में नुकीली हड्डियां निकली हुई थी और साथ में उनकी नोक पर एक खतरनाक जहर भी लगा हुआ था। अगर वो स्नेहा को छू भी देती, वो उनसे बुरी तरह से घायल हो जाती। स्नेहा को डिसएडवांटेज में देख आर्यन को उसकी फिक्र होने लगती है। इसी फिक्र के चलते वो उसकी मदद करने के लिए जल्दी जल्दी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाता है, लेकिन उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। तभी उसका ध्यान अपने फीनिक्स लॉकेट पर जाता है।
उसे देख तुरंत उसका ध्यान बेरियल प्लेस पर जाता है। वहीं दूसरी ओर स्नेहा पीछे हटते हुए सोचती है, मैंने सोचा नहीं था इनके पास इतनी खतरनाक डिफेंस टेक्निक होगी। अब उन दोनों मेल और फीमेल पायथन को बहुत गुस्सा आ चुका था। इसी गुस्से के चलते वो फुफकारते हुए कहते हैं, SH.SH लड़की, अब अटैक करने की हमारी बारी। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। इतना कह मेल पायथन यंग और फीमेल पायथन यांग एनर्जी को बाहर निकल उन दोनों को साथ में मिलाने लगते हैं, जिनके मिलने से वहां भूकंप सा आने लगता है। उन एनर्जियों के मिलने से एक काफी शक्तिशाली ऑरा निकल रहा था, जिसे महसूस कर स्नेहा अपनी धर्म बॉडी को बाहर निकालती है। धर्म बॉडी एक तरह से शक्तियों से बनी होती है जो हूबहू उसे कास्ट करने वाले मार्शल आर्टिस्ट की तरह दिखती है, लेकिन वो दिखने में कम से कम 1000 फुट ऊंची होती है और उसकी शक्तियां उसको कास्ट करने वाले मार्शल आर्टिस्ट से एक लेवल ऊपर होती है। धर्म बॉडी की शक्तियां भी अलग अलग तरह की होती है। स्नेहा की इस धर्म बॉडी की शक्तियां प्राचीन डिवाइन बोन से संबंधित थी। उसने इस डिवाइन बोन धर्म बॉडी का इस्तेमाल गरुड़ पक्षी से मुकाबला करते वक्त भी किया था, जिसकी वजह से वो काफी घायल हो गया था। लेकिन स्नेहा अभी घायल थी, इसलिए वो इस धर्म बॉडी को अपनी पूरी हद तक यूज नहीं कर पाएगी। वहीं दूसरी ओर उन दोनों पायथन का यंग एंड यांग अटैक तैयार हो जाता है, जिसके तैयार होते ही वो फुफकारते हुए उससे स्नेहा पर अटैक कर देते हैं। जैसे ही वो अटैक स्नेहा के करीब आता है, स्नेहा की डिवाइन बोन धर्म बॉडी उसे रोक लेती है, लेकिन स्नेहा के घायल होने की वजह से वो अपनी धर्म बॉडी की शक्तियों को पूरी हद तक यूज नहीं कर पा रही थी, जिसके कारण उन दोनों पायथन का यंग एंड यांग अटैक उस धर्म बॉडी को खत्म कर देता है और उस धर्म बॉडी के खत्म होते ही स्नेहा के मुंह से खून बाहर निकल आता है। लेकिन वो दोनों पायथन अभी भी नहीं रुकते हैं और अपने मुंह से आग का गोला बाहर निकालकर स्नेहा पर हमला करने लगते हैं। उन आग के गोलों से बचते हुए स्नेहा इधर उधर भागने लगती है। वहीं दूसरी ओर आर्यन को जब बेरियल प्लेस का ख्याल आया, वो तुरंत वहां पहुंच गया था। असल में आर्यन जब भी बेरियल प्लेस में जाता है, उसकी बॉडी मार्शल वर्ल्ड में ही रहती है और वहां बस उसकी सॉल जाती है। फिर वहां पहुंच वो जोर जोर से चिल्लाते हुए पुकारने लगता है, हेवनली गॉड, इवल गॉड, स्वॉर्ड गॉड, तुम लोग कहाँ हो? जल्दी से बाहर निकलो, जल्दी करो। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। लेकिन उन लोगों का कोई रिस्पॉन्स ना मिलता देख आर्यन हताश होकर नीचे घुटनों के बल बैठ जाता है। तभी उसको एक मधुर सी आवाज सुनाई देती है, क्या हुआ आर्यन, तुम बहुत परेशान दिख रहे हो। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि अमीरा की थी, जिसे देख आर्यन खुश होते हुए उससे पूछता है, सीनियर आप मुझे जल्दी से ये बताएं कि मैं अभी के अभी किसी ताकतवर गॉड की टून को कैसे रिफाइन कर सकता हूँ। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। उसका सवाल सुन अमीरा एक गहरी सांस लेते हुए कहती है, तुम ये मत देखो कि तुम्हें किसी ताकतवर गॉड की टून को रिफाइन करना है, बल्कि ये देखो कि तुम्हें कौन से गॉड की टून को रिफाइन कर ज्यादा फायदा होगा। जैसे कि तुम्हारी स्नो व्हाइट स्वॉर्ड सॉल के पास एक बेहद ही ताकतवर सुप्रीम स्वॉर्ड इंटेंट है, बिल्कुल स्वॉर्ड गॉड की तरह। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। स्नेहा की सारी बातें समझ आर्यन सोचने लगता है, स्वॉर्ड गॉड। इतना सोच वो वहां से जल्दी निकल पोर्टल के द्वारा होते हुए एक चट्टान की चोटी पर पहुंचता है और वहां पहुंच वो बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है। असल में वो चट्टान जिस पर आर्यन बैठा था वो स्वॉर्ड गॉड की टून थी, जिसे वो उसके ऊपर बैठकर रिफाइन कर रहा था। उसे रिफाइन करते हुए आर्यन मन ही मन सोचता है, इस स्वॉर्ड गॉड की सॉल यहाँ हजारों सालों से है, इसे रिफाइन करने में कुछ वक्त तो लगेगा। इतना कह वो अपने ब्लड ऑरा को बढ़ाते हुए उस स्वॉर्ड गॉड की टून को रिफाइन करने लगता है। कुछ पल ऐसे ही रिफाइन करने के बाद उसे एक भारी गहरी आवाज सुनाई देती, मेरा स्वॉर्ड इंटेंट, अपने दिल की सुनो, उसे महसूस करो, देखो उसकी गहराई कितनी है और अपने स्वॉर्ड इंटेंट को पहचानो और देखो वो कितना ताकतवर है। इस आवाज के साथ साथ आर्यन के पीछे एक चमकती हुई स्वॉर्ड भी दिखने लगती है, लेकिन आर्यन का ध्यान अभी भी टून रिफाइन करने पर था और वो आवाज जैसा जैसा कह रही थी आर्यन उसे फॉलो कर रहा था। वहीं दूसरी ओर स्नेहा आग के गोलों से बचते हुए उन जुड़वा पाइथन पर अटैक करती है, लेकिन वो जुड़वा पाइथन उस पर पलटवार कर उसके अटैक को विफल कर देते हैं। लेकिन उनका वार अभी भी रुकता नहीं है और सीधा जाकर स्नेहा से टकरा जाता है, जिसकी वजह से स्नेहा पीछे उड़ते हुए एक चट्टान से जाकर टकराती है। धड़ाम। उस चट्टान से टकराने पर स्नेहा के मुंह से खून निकलने लगता है और वो वहीं घायल होकर जमीन पर गिर जाती है। इस वक्त स्नेहा की सारी शक्तियां भी खत्म हो चुकी थी, अब उसकी हिम्मत भी जवाब देने लगी थी। उसे ऐसे निराल पड़े देख वो मेल पायथन फुफकारते हुए उससे कहता है, लड़की तुम्हारे पास अभी भी एक मौका है, तुम मेरी पत्नी बन सकती हो। तुम्हारी नसों में एक प्राचीन गॉड का खून दौड़ रहा है, इसलिए हमारे बच्चे भी गॉड की शक्तियां लेकर पैदा होंगे। कोष्टक उद्धरण चिन्ह।
फिर फीमेल पाइथन गुस्से में फुफकारते हुए कहती है, लड़की तुमने मुझे मारने की कोशिश की, तुम्हें इसका हिसाब तो देना ही होगा, मरो अब। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। इतना कह वो स्नेहा पर अटैक कर देती है। वहीं स्नेहा इस वक्त बुरी तरह से घायल थी और उसकी सारी शक्तियां खत्म हो चुकी थी। उस अटैक को अपनी ओर आता देख वो उसे डोज करने की भी जहमत नहीं करती है और आज अपनी जिंदगी का आखिरी दिन सोच आंखें बंद कर लेती है। धम। तभी दो भारी चीजों की आपस में टकराने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन ये अटैक स्नेहा से नहीं टकराया था, जिसे महसूस कर वो अपनी आंखें खोलती है। उसके सामने आर्यन खड़ा था और उसने अपने एक हाथ से वो अटैक रोक रखा था, जिसे देख स्नेहा को मिक्स भाव महसूस हो रहे, कुछ हैरानी भरे तो कुछ खुशी के भी। तभी आर्यन एक गहरी आवाज में बिना किसी भाव के कहता है, मैं दो चीजों से बहुत नफरत करता हूँ, एक तो गंदगी से और दूसरा अपनी जबान से गंदगी भरी बातें निकालने वाले से, और तुम उनमें से एक हो। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। इतना कह वो उस अटैक को अपने एक हाथ से नष्ट कर देता है। स्नेहा आर्यन की फिक्र करते हुए उससे कहती है, आर्यन तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम इन दोनों पायथन का सामना नहीं कर पाओगे, ये दोनों बेहद ही शक्तिशाली है। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन आर्यन ने कहा, भाग जाऊं। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। स्नेहा ने फिर से कहा, अगर तुम नहीं भागे तो मेरे साथ तुम भी मारे जाओगे। क्या आर्यन और स्नेहा वही एक साथ मारे जाएंगे या फिर वो दोनों पायथन बख्श देंगे उनकी जान? आखिर आर्यन और स्नेहा के बीच क्या चल रहा है? आखिर आर्यन बेरियल प्लेस से वापस क्यों आया और क्या होगा आखिर इस कहानी का अंजाम? जानने के लिए पढ़ते रहे हमारी कहानी स्पिरिट वर्ल्ड को। स्नेहा को उसकी इतनी फिक्र करता देख आर्यन ने कहा, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, मारने की तो बहुत बड़ी बात है। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। इतना कह वो स्नेहा के करीब आता है और उसे सहारा देकर अच्छे से एक चट्टान के किनारे बैठाता है और उसके गाल को अपने एक हाथ से सहलाते हुए उसकी आंखों में आंखें डाल कहता है, मुझ पर भरोसा रखो। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। स्नेहा तो इस वक्त सब कुछ भूल गई थी, वो तो बस आर्यन की आंखों में अपने लिए इतनी फिक्र और प्यार का एहसास देख कहीं खोई हुई थी और उसके दोनों गाल टमाटर की तरह लाल हो रखे थे। आर्यन उसको इस हाल में देख मुस्कुराता है और वहां से खड़ा होकर उन जुड़वा पायथन की ओर देखता है। आर्यन को खड़ा होता देख स्नेहा अपने होश में वापस आती है और अपना सिर झटक कर कहती है, ये मुझे क्या हो गया था? कोष्टक उद्धरण चिन्ह। वहीं दूसरी तरफ आर्यन को देख वो फीमेल पायथन फुफकारते और हंसते हुए कहती है, SH.SSS तुम कितने हैंडसम हो, मैं तुम्हें अपना गुलाम बनाकर तुम्हारे साथ मजे करूंगी। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। इतना कह वो फीमेल पायथन अपने मुंह से एक छोटा सांप निकालती है और वो छोटा सांप एक खूबसूरत लड़की का रूप ले लेता है, जो आर्यन के पास पहुंच उसके गले में हाथ डालकर उसे मदहोश करने लगती है। आर्यन के पास डबल मार्शल सॉल होने की वजह से ऐसी मदहोश करने वाली टेक्निक उस पर बेअसर थी, इसलिए वो अपना ऑरा रिलीज करता है। उसके ऑरा रिलीज होते ही वो लड़की के रूप में सांप वहीं नष्ट हो जाता है। अपनी टेक्निक को विफल होता देख वो फीमेल पायथन हैरानी में फुफकारते हुए कहती है, SH.SSS इस लड़के में कुछ तो खास बात है जो ये मेरी इस टेक्निक के जाल में नहीं फंसा। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। इतना कह वो दोनों मेल और फीमेल पायथन मिलकर अपनी यंग एनर्जी से आर्यन पर अटैक करते हैं। आर्यन ने उस अटैक को रोकने की कोशिश की, लेकिन यंग एनर्जी बेहद ही शक्तिशाली थी, जिस वजह से वो सीधा आर्यन से टकरा जाती है। उसके टकराने से आर्यन दूर जाकर गिरता है। आर्यन को गिरा देख वो फीमेल पायथन फिर से फुफकारते हुए कहती है, SH.SS हैंडसम लड़के, मैं तुम्हें अभी भी एक आखिरी मौका दे सकती हूँ, अगर तुम चुपचाप मेरे पालतू गुलाम बन जाओ। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। आर्यन ने तो जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं और वो फिर से उन दोनों जुड़वा पायथन का सामना करने के लिए खड़ा होता है। आर्यन को अभी भी हार ना मानता देख वो दोनों जुड़वा पायथन फिर से यंग एनर्जी को एक साथ मिलाकर अटैक करते हैं। उस शक्तिशाली अटैक को आर्यन की ओर बढ़ता देख स्नेहा उसकी फिक्र करते हुए जोर से चिल्लाकर कहती है। इस वक्त उसकी आंखों से कुछ आंसू की बूंदें भी छलक आई थी। आर्यन, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते? कोष्टक उद्धरण चिन्ह। स्नेहा को इतना इमोशनल होता सुन आर्यन मुस्कुराते हुए खुद से ही कहता है, लेकिन वो स्नेहा की तरफ पलटा नहीं था, जिस वजह से आर्यन की इस मुस्कान को स्नेहा देख नहीं पाई थी। सिर्फ तुम्हारे लिए, अगर इस शरीर में खून का आखिरी कतरा भी बचा होता तो वो भी तुम्हारे लिए लड़ते हुए बहा देता। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। पता नहीं कब आर्यन को स्नेहा से इतना लगाव हो गया था।
तभी आर्यन अपनी स्नो व्हाइट स्वॉर्ड सॉल को बाहर निकालता है और साथ ही अपनी स्वॉर्ड गॉड सील को कास्ट करता है, जिसके कास्ट करते ही आसमान में एक सील दिखाई देती है और उस सील से हजारों की तादाद में आग के गोले बरसते हैं, जो सीधा जाकर उन जुड़वा पायथन से टकराने लगते हैं। अपने ऊपर आग के गोलों की बारिश होता देख वो दोनों पायथन हैरानी में फुफकारते और दर्द से चिल्लाते हुए कहते हैं, SH.SS हमारी यंग एंड यांग एनर्जी का अटैक इन आग के गोलों से टकराते ही बीच हवा में कहीं गायब हो गया। आखिर इस लड़के की किस तरह की मार्शल सॉल है। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। आर्यन इस वक्त हवा में उड़ रहा था और उसके पीछे स्पिरिट रिंग्स भी दिखाई दे रही थी, जिनके बीच में एक स्वॉर्ड का सिंबल भी दिख रहा था और उसका ऑरा भी बहुत शक्तिशाली महसूस हो रहा था। आर्यन के स्वॉर्ड गॉड टूम रिफाइन करने से वो अपनी स्नो व्हाइट स्वॉर्ड सॉल को अच्छे से काबू कर पा रहा था। फिर उन दोनों जुड़वा पायथन की ओर देख आर्यन बिना किसी भाव के कहता है, अब तुम दोनों अपनी ताकतवर से ताकतवर टेक्निक यूज कर लो, क्योंकि अब अटैक करने की बारी मेरी है। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। आर्यन को उनको ऐसे ललकारते देख वो दोनों पायथन गुस्से से पागल होते हुए एक दूसरे में लिपटकर गोल गोल घूमने लगते हैं और अपने सामने एक बेहद ही शक्तिशाली कवच तैयार करने लगते हैं। वहीं आर्यन उनका कवच देख कहता है, दिल की गहराई में महसूस करो तुम्हारा स्वॉर्ड इंटेंट कितना मजबूत है। मेरी स्वॉर्ड के सामने चाहे कितना भी बड़ा आसमान क्यों ना हो, वो भी मुझे नहीं हरा सकता। अगर आसमान तुम्हें टुकड़ों में बांटना चाहे तो तुम उसे 2 टुकड़ों में बांट दो। अगर धरती तुम्हारे विरुद्ध जाए तो तुम उसे भी नष्ट कर दो। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। इतना कह वो अपना स्वॉर्ड इंटेंट रिलीज करता है और उससे उन पायथन के कवच पर अटैक कर उसे 2 टुकड़ों में बांट देता है। आर्यन अभी भी नहीं रुकता है और अपनी स्नो व्हाइट स्वॉर्ड सॉल का यूज कर उन दोनों पायथन को 2 हिस्सों में काट देता है। जैसे ही वो दोनों पायथन नीचे गिरते हैं, उनके धड़ाम से गिरने की आवाज आती है। उन दोनों पायथन को मरा देख आर्यन उड़ते हुए नीचे आता है। जैसे ही वो अपना कदम नीचे जमीन पर रखता है, वो बेहोश होकर नीचे गिरने लगता है। उसे बेहोश होता देख स्नेहा उसके पास तेजी से भागते हुए आती है और उसे नीचे गिरने से पहले अपनी बाहों में थाम लेती है। आर्यन को यूं बेहोश होता देख वो उसकी फिक्र करते हुए सोचती है, इसके स्नो व्हाइट स्वॉर्ड सॉल यूज करने से सारी शक्तियां खर्च हो गई है, जिस वजह से इसका ऑरा भी काफी कमजोर हो गया है। मुझे जल्द से जल्द इसे ठीक करने के लिए कुछ सोचना होगा। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। इतना सोच वो इधर उधर देखने लगती है, शायद उसे कुछ ऐसा दिख जाए जिससे वो आर्यन की मदद कर सके। फिर अचानक उसकी नजर उस दरियाई 3 पत्ती फूल पर जाती है, जिसे देख वो उसे तोड़कर लेकर आती है। उन पायथन के मर जाने के बाद उस दरियाई 3 पत्ती फूल को तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं आई थी। उस दरियाई 3 पत्ती फूल की एक पत्ती तोड़ स्नेहा उसको आर्यन के मुंह में डाल देती है, जिसके मुंह में जाते ही आर्यन के शरीर में कुछ हरकत महसूस होती है और कुछ पल बाद उसकी आंखें धीरे से खुलती हैं। आंखें खुलते ही उसका ध्यान उन पायथन की डेड बॉडी पर जाता है। आर्यन को यूं उन पायथन को एकटक देखता पाकर स्नेहा कहती है, घबराने की कोई बात नहीं है, वो दोनों मर चुके हैं। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। स्नेहा की बात सुन आर्यन एक तसल्ली भरी सांस लेता है। कुछ पल बाद वहां चारों ओर एक स्मेल फैलने लगती है। उस स्मेल को महसूस कर आर्यन स्नेहा से पूछता है, ये किस तरह की स्मेल है? काफी अजीब है। स्नेहा भी उस स्मेल को सूंघ उसका पता लगाने लगती है। तभी उसका ध्यान उन पायथन की कटी हुई डेड बॉडी पर जाता है, जिसे देख उसके माथे पर टेढ़ी लकीरें खींच जाती है। फिर वो थोड़ी फिक्र भरी आवाज में कहती है, बुरा हुआ, ये जहरीली गैस है जो इन जुड़वा पायथन के मर जाने से अपने आप उनके शरीर से बाहर निकलती है। इस जहरीली गैस की वजह से लोग। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। वो बस इतना ही कह पाती है, तभी वो उस जहरीली गैस की वजह से एक भ्रम में फंस जाती है और अपना होश खो बैठती है। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो स्वर्ग में हो। वहीं आर्यन पर भी उस गैस का असर होने लगा था और वो अपना होश पूरी तरह से खोकर स्नेहा की ओर बढ़ने लगता है। वहीं स्नेहा भी अपना होश खो आर्यन की तरफ बढ़ रही थी। वो दोनों जैसे ही पास आते उनकी सांसें एक दूसरे से टकराने लगती है। स्नेहा की खुशबू महसूस कर आर्यन से रहा नहीं जाता है और वो उसे गहराई से चूमने लगता है। वहीं स्नेहा भी इस वक्त होश में नहीं थी, वो भी आर्यन का पूरा साथ देते हुए उसे गहराई से चूमने लगती है। कुछ देर ऐसे ही एक दूसरे को गहराई से चूमने के बाद वो दोनों आगे बढ़ अपने कपड़े निकाल प्यार के दरिया में बहने लगते हैं। लगभग शाम के वक्त आर्यन की आंखें खुलती है। आंखें खुलते ही उसका ध्यान स्नेहा पर जाता है, जो इस वक्त अपने कपड़े पहनकर वहां से जा रही होती है। उसे यूं बिना बताए जाता देख आर्यन जल्दी से अपने कपड़े पहनता है। वो सब समझ गया था कि उनके बीच कुछ ऐसा हो गया है जो नहीं होना चाहिए था। फिर उसके पास पहुंच वो उससे पूछता है, तुम जा रही हो क्या? कोष्टक उद्धरण चिन्ह। आर्यन की बात का जवाब देते हुए स्नेहा ने कहा,
हाँ, असल में मेरी शक्तियाँ 60% तक ठीक हो चुकी है और वैसे भी अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। उसको यूं जाता देख पता नहीं क्यों आर्यन को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी रूह का कोई हिस्सा उससे दूर हो रहा हो। फिर वो अपनी मायूसी को छुपा बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, मैं 7 साल बाद स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आऊंगा और तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा कि मैं तुम्हारे लिए काबिल हूँ या नहीं। उसकी ये बातें सुन स्नेहा अपनी आंखें कसकर बंद करती है और उसके सामने वही दृश्य आ जाता है जब वो भ्रम में थी। उस वक्त स्नेहा उस भ्रम को तोड़ बाहर निकल सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया और खुद को उस भ्रम के जाल में फंसने दिया। असल में स्नेहा भी आर्यन से प्यार करने लगी थी, जिस वजह से उसने खुद को भ्रम में फंसने दिया। फिर उसने ऐसे ही बिना आर्यन की ओर पलटे कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में शक्तिशाली होकर आने का इंतजार करूंगी। स्नेहा का जवाब सुन आर्यन फिर से उससे पूछता है, मैं तुम्हें स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कहाँ आकर ढूंढूं? कोष्टक उद्धरण चिन्ह। जिसके जवाब में स्नेहा ने कहा, स्काई महल। इतना कह वो तुरंत बिना पलटे वहां से उड़कर जाने लगती है। उसे यूं जाता देख आर्यन अपने दिल की गहराई में सोचता है, स्काई महल, मेरा इंतजार करना, मैं जल्द वहां आऊंगा। पता नहीं तुमने मेरे दिल से ऐसा क्या कहा है जो तुम्हारे बिछड़ने पर ये दिल मेरा बगावत करने लगा है। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। इतना कह वो भी वहां से उड़ते हुए जाने लगता है। क्या आर्यन स्नेहा से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाकर मिल पाएगा? जब आर्यन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रिया से मिलेगा तब क्या होगा? क्या आर्यन और स्नेहा करने लगे थे एक दूसरे से प्यार? आखिर क्या होगा इस कहानी का अगला पड़ाव? जानने के लिए बने रहे हमारी कहानी स्पिरिट वर्ल्ड के साथ। स्नेहा वहां से जा चुकी थी, लेकिन आर्यन अभी भी वहीं उसी गॉड टेम्पल वाली पहाड़ी पर था। वो उस सफेद झरने वाली जगह से एक दूसरी पहाड़ी की चोटी पर आ चुका था। उस चोटी पर पहुंच वो सोचने लगता है, स्नेहा अभी निर्वाणा रेल्म में है और मैं तो अभी जेन्युइन रेल्म में ही हूँ। अभी मुझे उस लेवल तक पहुंचने के लिए काफी लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। अब मैं इस गॉड टेम्पल वाली पहाड़ी पर आ ही गया हूँ, तो मुझे यहाँ कोई ताकतवर फायर ढूंढ लेनी चाहिए। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। आर्यन के स्वॉर्ड गॉड टून रिफाइन करने से वो अब ब्लड रेल्म से ब्रेक थ्रू कर जेन्युइन रेल्म में पहुंच चुका था, लेकिन उसे स्नेहा के लेवल तक पहुंचने के लिए अभी काफी वक्त लगने वाला था। इसलिए आर्यन अपनी फीनिक्स सोल को और शक्तिशाली करने के लिए फॉरेजन फायर या फिर हेवनली फायर में से किसी एक फायर को ढूंढने की सोचता है। आर्यन ये सब बातें सोच ही रहा था, तभी उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। हाँ, तुमने सही कहा, अब तुम्हें जल्द से जल्द अपनी फीनिक्स सोल को और शक्तिशाली बनाना होगा। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। इस आवाज को सुन आर्यन हैरान होते हुए इधर उधर देखने लगता है। वो अभी इधर उधर देख ही रहा था कि तभी उसका फीनिक्स लॉकेट चमकने लगता है और उसमें से फिर उसी लड़की की आवाज सुनाई देती है, तुम्हें हैरान होने की कोई जरूरत नहीं, अब तुम्हारी शक्तियाँ पहले से काफी बढ़ चुकी है, जिस वजह से तुम बिना बेरियल प्लेस में आए मुझसे बात कर सकते हो, और तो और हमारी इन बातों को कोई सुन भी नहीं पाएगा। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। ये लड़की की आवाज किसी और की नहीं बल्कि अमीरा की होती है, जो आर्यन से अब बेरियल प्लेस में रहकर ही बात कर सकती थी। अमीरा आर्यन से फिर आगे कहती है, अब तुम्हें ज्यादा ना सोचकर जल्द से जल्द कोई ताकतवर फायर ढूंढनी चाहिए। अमीरा की बातें सुन आर्यन मन ही मन सोचने लगता है, अब मेरे पास फीनिक्स सोल और बेरियल प्लेस है, जिनकी मदद से मैं जल्द ही शक्तिशाली हो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंच सकता हूँ। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। आर्यन पहले तो बस रिया कोर से बदला लेने के लिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना चाहता था, लेकिन अब उसके पास वहां जाने का एक और मकसद था। वो मकसद स्नेहा थी, जिससे वो अब मोहब्बत भी करने लगा था। तभी अमीरा की फिर से आवाज आती है, अच्छा हुआ तुमने पहले जो स्वॉर्ड गॉड सोल को रिफाइन कर लिया, वरना तुम कभी भी उन जुड़वा पायथन को मार नहीं पाते। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। उन भयानक जुड़वा पायथन के बारे में सोच आर्यन ने कहा, हाँ आपने सही कहा सीनियर, लेकिन प्लीज अब आप दोबारा उन भयानक पायथन का जिक्र भी मत करना। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। आर्यन ये सब कह ही रहा था, लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है, जिसके चलते वो हैरान हो अटकते हुए अमीरा से पूछता है, सीनियर क्या आप मुझे हर वक्त देख रही थी? कोष्टक उद्धरण चिन्ह। लेकिन अमीरा बिना उसका जवाब दिए आगे कहती है, तुम्हारे बिल्कुल सामने कुछ किलोमीटर दूर मुझे किसी ताकतवर गर्म शक्ति का एहसास हो रहा है, जो तुम्हारी फीनिक्स सोल की शक्तियां बढ़ाने में काफी हद तक मदद कर सकती है। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। अमीरा को अपनी बात बदलता देख आर्यन झुंझलाते और अपना पैर पटकते हुए कहता है, सीनियर आप टॉपिक मत बदलिए, मुझे मेरी बात का जवाब चाहिए। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। लेकिन अमीरा फिर से उसको कोई जवाब नहीं देती है, इसलिए आर्यन हार कर उस दिशा की ओर बढ़ने लगता है जहां अमीरा को गर्म शक्तियों का एहसास हुआ था।
आर्यन की फीनिक्स सॉल की शक्तियां गर्म थी, जिन्हें बढ़ाने के लिए किसी ताकतवर फायर की जरूरत पड़ती थी। अमीरा को गर्म शक्तियां महसूस होने के मुताबिक आगे जरूर कोई ताकतवर फायर होगी। कुछ देर ऐसे ही उस दिशा में बढ़ने के बाद आर्यन एक जगह पहुंचता है जहां उसे दूर दूर तक ज्वालामुखी, लावा से बहती नदियां और दरिया दिखाई देते हैं, जिन्हें देख आर्यन अपने पसीने पोंछते और हैरान होते हुए सोचता है, सच में इस गॉड टेम्पल पहाड़ी पर अलग अलग रहस्य छुपे हुए हैं। इतना बड़ा लावा का दरिया शायद ही बाहर की दुनिया में कहीं मिले। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। तभी अमीरा ने कहा, तुम सही सोच रहे हो। वैसे तुम्हारे लिए इस लावा के दरिया की फायर काफी फायदेमंद साबित होगी। तुम्हें इसके अंदर कूदना चाहिए। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। अमीरा की बातें सुन उस लावा के दरिया की तपिश महसूस कर आर्यन अटकते हुए कहता है, सीनियर, कहीं आपका मुझे मारने का इरादा तो नहीं, जो आप मुझे इस दरिया में जाने के लिए कह रही है। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। फिर उसने थोड़ा घबराते हुए कहा, आप देख नहीं पा रही हैं क्या? अगर इस दरिया में हेवनली रेल्म का मार्शल आर्टिस्ट भी गया तो उसका भी इसमें तंदूर बन जाएगा, और मेरी तो राख भी नहीं मिलेगी। आर्यन को इतना घबराते देख अमीरा उसे समझाते हुए कहती है, तुम भूल गए क्या? तुम्हारे पास निर्वाणा फायर है। वो तुम्हारी इस लावा के दरिया में रक्षा करेगी और तुम्हें जलने से बचाएगी। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। तभी आर्यन को ध्यान आता है उसके पास तो निर्वाणा फायर है जो उसे 9 पाथ ऑफ निर्वाणा टेक्निक को सीखने से मिली थी, और बर्निंग स्वॉर्ड से मिली रियल फायर की वजह से निर्वाणा फायर और भी शक्तिशाली हो चुकी थी। ये सब ध्यान आने के बाद आर्यन थोड़ा खुश होते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो मुझे निर्वाणा फायर के होते हुए डरने की जरूरत नहीं। फिर तो मैं आसानी से इस लावा के दरिया में जा सकता हूँ और इसे अच्छी तरह से एक्सप्लोर भी कर सकता हूँ। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। तभी आर्यन से कुछ दूर एक पहाड़ी की चोटी पर लगभग 20-22 साल का एक जवान लड़का अपने कुछ आदमियों के साथ दिखाई देता है। ये जवान लड़का वही अनजान लड़का था जिसने गॉड टेम्पल प्रकट होने पर कुछ काले लिबादा उड़े आदमियों को अपने पास बुलाया था। तभी उसका एक आदमी अपने हाथ जोड़ उसे इज्जत देते हुए आगे बढ़ कहता है, मास्टर, गॉड टेम्पल तो गायब हो चुका है, अब हमें क्या करना चाहिए? कोष्टक उद्धरण चिन्ह। कुछ वक्त पहले वो गॉड टेम्पल इस पहाड़ी क्षेत्र से गायब हो चुका था। गॉड टेम्पल के इतनी जल्दी गायब होने से उसके खजाने को कोई लूट नहीं पाया था, जिस कारण ये लोग भटकते हुए यहाँ लावा के दरिये के पास पहुँचे थे, जिसके चलते उस जवान लड़के ने कहा, कोई बात नहीं, क्या हुआ अगर गॉड टेम्पल गायब हो गया तो? यहाँ जरूर और भी खजाने होंगे, हमें उनको ढूंढना चाहिए। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। तभी उस लड़के के बगल में एक बड़ी ही खूबसूरत लड़की चलते हुए आती है जो दिखने में लगभग उसी की उम्र की होगी। तभी उस लड़की को वहाँ से कुछ दूर कोई इंसान दिखाई देता है, जिसे देख वो उस लड़के से कहती है, वो देखो, वहाँ शायद कोई है। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। उस लड़की की बात सुन वो लड़का और उसके साथ आए सभी आदमी उसी ओर देखने लगते हैं। उस दिशा में देखने के बाद एक बूढ़ा आदमी कहता है, ये तो कोई जवान लड़का है, पर ये मुझे इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? कोष्टक उद्धरण चिन्ह। तभी किसी आदमी ने उस लड़के को पहचानते हुए कहा, ये तो आर्यन सिंह है। हाँ, वो लड़का कोई और नहीं बल्कि आर्यन ही था, जिसका नाम सुनते ही वो लड़की गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठियां बंद करते हुए कहती है, आर्यन सिंह, इसी ने मेरे छोटे भाई को घायल कर उसकी सारी कल्टीवेशन खत्म की थी। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। फिर उस जवान लड़के ने आर्यन की ओर देखते हुए अपने आदमियों से पूछा, क्या यही है आरव सिंह का बेटा आर्यन सिंह? कोष्टक उद्धरण चिन्ह। जिसका जवाब देते हुए उसका एक आदमी कहता है, जी मास्टर, यही है। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। उस लड़के के बगल में खड़ी लड़की फिर उसका हाथ पकड़ते हुए उससे कहती है, पति देव, मैंने जिस लड़के के बारे में पहले आपको बताया था ये वही है जिसने मेरे छोटे भाई की जिंदगी भर की कल्टीवेशन खत्म कर दी। आपको उसका बदला इससे लेना ही होगा। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि चंद्रेश क्लान के डैनी चंद्रेश, जिसकी आर्यन ने रॉयल हॉल के फाइट अरेना में हरा कर कल्टीवेशन खत्म कर दी थी। वो उसी डैनी चंद्रेश की बड़ी बहन लीजा चंद्रेश थी, और ये जवान लड़का उसका भविष्य में होने वाला पति अखिल भट्ट था, जिसका रोमानिया शहर के 3 बड़े क्लानों में से एक भट्ट क्लान में काफी बड़ा रुतबा था। तभी अखिल के पास एक और जवान लड़का आता है और उससे कहता है, जीजा जी, आपको पता है आर्यन के पास कुछ सीक्रेट मेथड्स है और आपकी काबिलियत देखते हुए मुझे पूरा विश्वास है आप उन सीक्रेट मेथड्स को हासिल करने के बाद जल्द ही हेवनली रेल्म में ब्रेक थ्रू कर लेंगे। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। ये दूसरा लड़का जिसने अखिल भट्ट को जीजा जी कहा था वो लीजा चंद्रेश का कजन भाई रियान चंद्रेश था। अखिल भट्ट उसकी बात सुन उस पर गौर करते हुए सोचता है, ब्रेक थ्रू, वो भी हेवनली रेल्म में।
कोष्टक उद्धरण चिन्ह। ब्रेक थ्रू की बात समझ अखिल मुस्कुराते हुए उन सभी से कहता है, चलो फिर चलते हैं, एक बार उससे मुलाकात तो की जाए। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। इतना कह वो सभी लोग उस पहाड़ी की चोटी से उतर आर्यन के पास जाने लगते हैं। आर्यन अभी भी वहीं उस लावा के दरिये को देखे जा रहा था कि तभी उसे अपने पीछे कुछ लोगों की आहट सुनाई देती है, जिसे सुन वो पीछे मुड़ देखता है और उन लोगों को देख हैरान होते हुए कहता है, लीजा चंद्रेश, अखिल भट्ट, वाह, ये दुनिया सच में कितनी छोटी है, बहुत जल्द मिला दिया इन नमूनों से। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। फिर उनके साथ आए लोगों की ओर देख सोचता है, इनमें से 4 आदमी तो स्पिरिट रेल्म के मार्शल आर्टिस्ट है और एक आदमी गोस्ट रेल्म में है। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। और अखिल की ओर देखते हुए सोचता है, इनमें सबसे शक्तिशाली अखिल भट्ट है जो हेल रेल्म का मार्शल आर्टिस्ट है। अगर देखा जाए तो इन सभी की शक्तियां मुझसे ज्यादा है, जो काफी खतरनाक बात है। तभी आर्यन से कुछ दूर रुकते हुए अखिल भट्ट कहता है, आर्यन, तकदीर भी क्या खेल खेलती है ना, जो 2 दुश्मनों को एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। लीजा चंद्रेश भी आगे बढ़ अपनी उंगली आर्यन की ओर करते हुए गुस्से भरी आवाज में कहती है, आर्यन, तुमने मेरे छोटे भाई की सारी कल्टीवेशन खत्म कर दी, जिसका बदला मैं तुम्हारे शरीर से खून का एक एक कतरा निकाल कर लूंगी। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। चाहे वो लोग कितने ही शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन आर्यन के चेहरे पर डर का कोई नामो निशान नहीं था। फिर वो लीजा से मुस्कुराते हुए कहता है, ओह, मुझे माफ करना अगर मैंने तुम्हारे भाई को ज्यादा चोट पहुंचाई हो तो। वैसे उसने मुझे लाइफ एंड डेथ मुकाबले मारने की खूब कोशिश की थी, लेकिन अफसोस, बेचारा खुद ही अपनी कल्टीवेशन खत्म करवा बैठा। वैसे शुक्र मानो मैंने उसे जान से नहीं मारा। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। आर्यन की ये बातें सुन लीजा गुस्से में अपने दांत भींचते हुए कहती है, तुम्हारी ये हिम्मत, मैं तुम्हें इसके लिए 1000 गुना तड़पाऊंगी और सुनिश्चित करूंगी तुम जिंदा ना बचो। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। रियान चंद्रेश भी गुस्से में आगे बढ़ते हुए अपने हाथ की मुट्ठी भींच कहता है, आर्यन सिंह, तुमने अच्छा नहीं किया। मेरे कजन भाई और दादाजी की जो हालत है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से है। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। नोट, गाइज, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक और रेटिंग करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो फ्यूचर में आपको ऐसी और भी इंटरेस्टिंग स्टोरी देखने को मिलेंगी। वैसे क्या होगा, आखिर अखिल भट्ट और आर्यन के बीच कोई मुकाबला, या फिर आर्यन आज इन सभी लोगों के हाथ मारा जाएगा? आखिर क्या होगा इस कहानी का अंजाम, जानने के लिए बने रहे हमारी कहानी स्पिरिट वर्ल्ड के साथ। रियान चंद्रेश की बात सुन आर्यन फिर हंसते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? तुम्हारे दादाजी की हालत मेरी वजह से हुई थी। उनकी हालत मेरी वजह से नहीं बल्कि उनके कर्मों के कारण हुई। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। अपने दादाजी के लिए ये बातें सुन रियान गुस्से में अपने हाथ की मुठ्ठियां कसते हुए आर्यन की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन अखिल भट्ट उसे हाथ दिखाकर रोक लेता है और आर्यन से कहता है, आर्यन, तुम अपने मार्शल सीक्रेट मेथड्स मुझे दे दो, शायद मैं तुम्हारे सिंह प्लान को माफ कर दूं। अगर ऐसा नहीं किया तो। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। इतना कह अखिल अपनी बात पूरी नहीं करता है। अखिल के कहने का मतलब समझ आर्यन भी बिना किसी भाव के उसको जवाब देते हुए कहता है, ओह, मैं समझ गया, तुम्हें भी मेरे मार्शल सीक्रेट मेथड्स चाहिए। वैसे तुम्हें क्या लगता है तुम अपने इन पालतू कुत्तों की मदद से मुझसे वो हासिल कर सकते हो? तो तुम ये गलत फहमी निकाल दो। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। लेकिन अखिल पर तो उसकी बातों को कोई असर नहीं हुआ। वो अभी भी शांत था और इसी शांत भाव के साथ कहता है, मार्शल सीक्रेट मेथड्स या फिर तुम्हारी जिंदगी, दोनों में से एक चीज तो मैं लेकर रहूंगा। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। तभी अखिल के बगल में खड़ी लीजा चंद्रेश उससे कहती है, इससे बातें कर तुम अपना वक्त बर्बाद मत करो और इसे जल्द से खत्म करो। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। लीजा नहीं चाहती थी फिर से आर्यन की मदद करने कोई आ जाए, इसलिए वो जल्द से जल्द उसे मरा हुआ देखना चाहती थी। लीजा की बात समझते हुए अखिल अपने एक आदमी से कहता है, एल्बर्ट, जाओ और उसे खत्म कर दो। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। अखिल की बात सुन एल्बर्ट उड़ते हुए आर्यन के सामने जाता है और अपना ऑरा रिलीज करता है, जिसे देख आर्यन हैरान होते हुए कहता है, गोस्ट रेल्म का मार्शल आर्टिस्ट। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। फिर एल्बर्ट हंसते हुए कहता है, हा हा हा, बच्चे, तुम्हें आज मुझसे कोई नहीं बचा सकता। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। इतना कह वो फिर से हवा में उड़ने लगता है और अपनी मार्शल सॉल की पहली टेक्निक यूज करता है, आसमानी चट्टान की पहली टेक्निक, पत्थर का हमला। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। जैसे ही एल्बर्ट अपनी पहली टेक्निक पत्थर का हमला कास्ट करता है, आसमान से लगभग 1000 टन एक पत्थर आर्यन की ओर बढ़ने लगता है, जिसे देख आर्यन सोचने लगता है,
अगर कोई मार्शल आर्टिस्ट भटक्लान की आसमानी चट्टान मार्शल सॉल यूज करता है तो ये मार्शल सॉल उसकी 30% शक्तियां बढ़ा देती हैं। अगर इसके साथ वो किसी टेक्निक का यूज करता है तो शायद ही उसके लेवल का योद्धा उसे हरा पाए। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। एल्बर्ट के इस शक्तिशाली अटैक को देख लीजा मुस्कुराते हुए कहती है। एल्बर्ट के इस अटैक की शक्तियों से देखा जाए तो उसकी शक्तियां इस वक्त गोस्ट रेल्म के पीक पर है, जिसके एक ही वार से आर्यन अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। लेकिन अफसोस, मैं उसे रोमानिया शहर में सबके सामने तड़पा तड़पा कर मारना चाहती थी। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। वहीं अखिल उसकी बात सुन कहता है, पता नहीं इसके पास मार्शल सीक्रेट मेथड्स होंगे भी या नहीं। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। अपनी और जानलेवा अटैक को बढ़ता देख आर्यन कहता है, इनके तो मुझे आज जान से मारने के इरादे हैं। ऐसा है तो ठीक है, मैं भी आज कोई रहम नहीं दिखाने वाला। आर्यन फिर अपनी मार्शल स्वॉर्ड सॉल को बाहर निकालता है, जिसके बाहर आते ही वहां 100 फुट ऊंची स्वॉर्ड दिखने लगती है, जिसे देख लीजा चौंकते हुए कहती है, क्या इसके पास अभी भी एक स्वॉर्ड मार्शल सॉल है? कोष्टक उद्धरण चिन्ह। अखिल भी हैरान होते हुए उस स्वॉर्ड सॉल को देख कहता है, पर्पल रंग, इसका मतलब ये एक किंग लेवल स्वॉर्ड सॉल है। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। वहीं खड़ा रियान चंद्रेश भी किंग लेवल स्वॉर्ड सॉल की बात सुन पागलों की तरह बर्ताव करते हुए लीजा से पूछता है, इसकी तो मार्शल सॉल चोरी हो गई थी ना? कोष्टक उद्धरण चिन्ह। लेकिन तभी आर्यन अपनी स्वॉर्ड सॉल की शक्तियां बढ़ा उसे एम्परर लेवल की कर लेता है, जिसे देख वहां खड़े सभी लोगों को लगभग दिल का दौरा पड़ने वाला था। वो तो आर्यन के पास किंग लेवल स्वॉर्ड सॉल होने से ही काफी हैरान थे, लेकिन उन्होंने कभी सोचा नहीं था उसके पास अभी भी एक एम्परर लेवल स्वॉर्ड सॉल होगी। तभी आर्यन अपना स्वॉर्ड इंटेंट यूज करते हुए उसमें हेवनली सॉल स्लैश मिलाकर अटैक करता है। हेवनली सॉल स्लैश वही सीक्रेट टेक्निक थी जो उसे बेरियल प्लेस में हेवनली गॉड को पागल बनाकर मिली थी, जिसके एक ही वार से किसी की भी सॉल को नष्ट किया जा सकता था। इस अटैक की शक्तियों को महसूस कर एल्बर्ट पीछे हटना चाहता था, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। आर्यन का हेवनली सॉल स्लैश अटैक उसके काफी नजदीक आ चुका था। तभी उन दोनों अटैकर्स के टकराने की आवाज आती है, बूम। आर्यन के हेवनली सॉल स्लैश ने उस 1000 टन के पत्थर को चकनाचूर कर दिया था, लेकिन वो अटैक अभी भी नहीं रुका और सीधा जाकर एल्बर्ट से टकरा गया, जिसके टकराते ही एल्बर्ट पीछे उड़ते हुए अखिल के पैरों के पास जाकर गिरा। एल्बर्ट अब मर चुका था, लेकिन अखिल का ध्यान तो आर्यन के उस खतरनाक अटैक पर था, जिसके बारे में वो सोचते हुए कहता है, क्या इतनी ही भयानक शक्तियां होती है किसी हाई ग्रेड मार्शल सॉल की? कोष्टक उद्धरण चिन्ह। फिर आर्यन से कहता है, बहुत अच्छे आर्यन, पर तुमने मेरे आदमी को मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी। इसका भुगतान तुम्हें अपनी जान देकर करना होगा। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। फिर वो अपने साथ आए सभी आदमियों को चिल्लाते हुए हुक्म देता है, सभी लोग जाओ और आसमानी चट्टान फॉर्मेशन यूज करो। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। अपने मास्टर का हुक्म सुन उसके साथ आए 10-12 लो लेवल के योद्धा आसमानी चट्टान फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगते हैं। फिर उन सभी 10 लोगों के हाथों से एक रोशनी निकलती है और सीधा आसमान की ओर जाने लगती है। आसमान में पहुंच वो रोशनियां एक गोल आकार की फॉर्मेशन बनाती है, जिसकी परछाई सीधा अखिल के ऊपर पड़ रही थी। उस फॉर्मेशन के तैयार होते ही उसमें से 10 रोशनियां निकलती है और अखिल पर पड़ने लगती है। फिर अखिल उन रोशनियों की शक्ति को अपने अंदर लेने लगता है। उसे ऐसा करता देख आर्यन के माथे पर लकीर खिंच जाती है, जिसके चलते वो कहता है, ये तो मार्शल सॉल को एक करने की तकनीक है। और अखिल पहले से ही हेवनली रेल्म से आधा कदम दूर है। अगर उसने आसमानी चट्टान फॉर्मेशन के द्वारा इन 10 योद्धाओं की मार्शल सॉल को भी अपनी शक्तियों से एक कर लिया तो नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। असल में ये आसमानी चट्टान फॉर्मेशन भटकलान की एक सीक्रेट फॉर्मेशन है, जिसमें वो लोग युद्ध के समय अपने कुछ लो लेवल योद्धाओं को मिलाकर उनकी मार्शल सॉल को किसी शक्तिशाली योद्धा से एक कर देते, जिससे उस योद्धा की शक्तियां एक लेवल और बढ़ जाती हैं। अखिल भी अब वही कर रहा था, लेकिन इसमें कुछ वक्त लगता है, इसलिए आर्यन उन्हें ये करने से पहले रोकने के लिए उन पर अटैक करता है। 3 धारी तूफान की पहला पड़ाव तेज धार हवा, दूसरा पड़ाव हवा का धमाका। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। 3 धारी तूफान के दोनों पड़ाव कास्ट होते वहां आग में जलती हुई 3 तलवारें दिखने लगती है और वो सीधा अखिल की ओर बढ़ने लगती है, लेकिन इससे पहले वो अखिल से जाकर टकराती बीच में ही 4 बूढ़े आदमी उनको रोक लेते हैं। ये चारों बूढ़े आदमी कोई और नहीं बल्कि वही स्पिरिट रेल्म के मार्शल आर्टिस्ट थे, जिन्हें आर्यन ने सबसे पहले अखिल के साथ देखा था। वो चारों बूढ़े लोग फिर आर्यन की उन आग में लिपटी तलवारों को वहीं नष्ट कर देते हैं। फिर उनमें से एक बूढ़ा आदमी कहता है, बच्चे, तुम्हें क्या लगा तुम हमारे मास्टर पर अटैक करोगे और हम सब ऐसे ही देखते रहेंगे? तुम्हें अपनी जान से प्यार नहीं है क्या? कोष्टक उद्धरण चिन्ह। फिर वो बूढ़ा आदमी आगे बढ़ता है और अपना अटैक करता है।
आसमानी चट्टान की पहली टेक्निक, नदी का दबाव। उसके इतना कहते ही उसके हाथ से एक रोशनी निकलती है और आसमान में जाकर बादलों से टकराती, जिसके बादलों से टकराते ही एक पानी की धार निकलती है और सीधा आर्यन पर जाकर गिरने लगती है। इस पानी की धार का दबाव इतना था कि जैसे आर्यन के ऊपर किसी ने हजारों टन के पहाड़ को रख दिया हो, लेकिन आर्यन अभी उस दबाव से बचने का कोई उपाय सोच पाता, तभी एक और बूढ़ा आदमी अपना अटैक कास्ट करता है। आसमानी चट्टान का दूसरा पड़ाव, गगनचुंबी पत्थर का दबाव। उसके इतना कहते ही आसमान से तकरीबन 1000 फुट लंबा और चौड़ा पत्थर दिखाई देने लगता है। उसका साइज किसी पहाड़ से कम नहीं था। वो पत्थर जैसा दिखने वाला पहाड़ जैसे जैसे आर्यन के करीब आता जा रहा था, उस पर दबाव भी उतना ही बढ़ रहा। आर्यन को उन दोनों बूढ़े आदमियों के अटैक्स के बीच फंसा देख स्नेहा खुश होते हुए अपनी मुट्ठी कस कहती है, आर्यन, अब तुम्हें इन दोनों बूढ़े आदमियों से कोई नहीं बचा सकता। अब तो तुम पक्का यहाँ कुचल कर मारे जाओगे। छोटे भाई, तुम्हारी बहन ने आज तुम्हारा बदला इससे ले ही लिया। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। वहीं दूसरी ओर उन बूढ़े लोगों के अटैक्स के दबाव के नीचे आर्यन अपने दांत भींचते हुए कहता है, आर्यन, ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। इतना कह आर्यन अपनी स्वॉर्ड सॉल को बुलाता है, फिर उसकी शक्तियां अपने अटैक में भरते हुए कास्ट करता है। 3 धारी तूफान का तीसरा पड़ाव, तूफानी चक्र। इतना कह आर्यन अपना अटैक कास्ट करता, जिसके कास्ट होते ही वहां एक आग से लिपटा चक्र दिखाई देने लगता है और वो सीधा उस पत्थर से जा टकराता है, जिसके टकराते ही वहां एक धमाका होता है, बूम। वो धमाका इतना जोरदार था कि वहां की जमीन कांपने लगती है। लावा के दरिया से लावा पछाड़ मारने लगता है। जिस बूढ़े आदमी ने नदी का दबाव अटैक कास्ट करा था, वो अपना अटैक छोड़ पीछे की ओर जाने लगता है, पर जिस बूढ़े आदमी ने पत्थर का दबाव वाला अटैक कास्ट किया था, वो कहीं नहीं दिख रहा था। तभी अचानक आर्यन पर एक और अटैक होता है। ये अटैक उस बूढ़े आदमी ने किया था जिसने पत्थर का दबाव वाला अटैक किया था। इस वक्त वो अपने हाथ में स्वॉर्ड पकड़े आर्यन पर लगातार अटैक किए जा रहा था। तभी आर्यन अपनी बर्निंग स्वॉर्ड निकाल उसके पेट पर अटैक करता है, जिसके लगते ही वो बूढ़ा आदमी घायल हो पीछे हटता है। उस बूढ़े आदमी को घायल होता देख उसका दूसरा साथी उससे कहता है, साका, तुम ठीक तो हो ना? कोष्टक उद्धरण चिन्ह। उस बूढ़े आदमी का नाम साका था। तभी आर्यन बिजली की स्पीड से साका के दूसरे साथी के पीछे आ जाता है, जिसे देख साका उससे कहता है, राका बचो। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। राका जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, तभी आर्यन की बर्निंग स्वॉर्ड उसके पेट में आकर लगती है और वो पीछे उड़ते हुए दूर जाकर गिरता है। उसे घायल होकर गिरता देख साका जोर से चिल्लाता है, राका। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। वहीं लीजा के चेहरे की सारी खुशी जैसे कहीं गायब हो गई थी। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि राका और साका दोनों घायल होकर नीचे पड़े हैं। कहा वो आर्यन के मरने का इंतजार कर रही थी। क्या राका और साका अभी भी पलटवार कर सकते हैं या फिर आर्यन कर देगा उनका खेल खत्म? और क्या अखिल भट्ट बढ़ा पाएगा अपनी शक्तियां या फिर आर्यन डाल देगा कोई अड़चन? आखिर क्या होगा इस कहानी का अगला पड़ाव? जानने के लिए बने रहे हमारी कहानी स्पिरिट वर्ल्ड के साथ। राका को घायल होता देख साका गुस्से में आर्यन पर अटैक कर देता है। साका अपनी स्वॉर्ड में इतनी शक्तियां भरता है जैसे उसकी स्वॉर्ड में नदियों का दबाव आ गया हो और फिर वो उस स्वॉर्ड से आर्यन पर लगातार हमला करने लगता है। आर्यन उसके अटैक का बखूबी सामना करता है, लेकिन कुछ देर बाद उसकी शक्तियां कमजोर पड़ने लगी थी, जिसके चलते वो कहता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं बहुत जल्द इससे हार जाऊंगा। और साका के इरादे देख तो लग रहा है जैसे वो मुझे जिंदा ही नहीं छोड़ने वाला। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। आर्यन फिर अपने फीनिक्स पैटर्न को एक्टिवेट करता है, जिसके एक्टिवेट होते ही उसकी नसों में खून की तरह शक्तियां बहने लगती है। लेकिन इससे पहले आर्यन अपनी बढ़ी हुई शक्तियों से वार कर पाता, तभी साका अपने हाथ में स्वॉर्ड लिए आर्यन के कंधे पर वार कर देता है। उसके वार करते ही आर्यन के कंधे पर एक कट लग जाता है, लेकिन साका इस वक्त आर्यन के बहुत करीब आ गया था। साका को अपने इतने करीब देख आर्यन घायल होने के बाद भी मुस्कुराने लगता है। आर्यन को मुस्कुराते देख साका को कुछ गड़बड़ लगती है। इससे पहले साका पीछे हट पाता, आर्यन अपने एक हाथ में निर्वाणा फायर जलाकर उसके एक हाथ को पकड़ लेता है। आर्यन के हाथ पकड़ते ही निर्वाणा फायर साका के पूरे शरीर में फैलकर जलने लगती है। निर्वाणा फायर की शक्तियां इतनी भयानक थी कि साका एक ही पल में जलकर खाक हो जाता है। साका के जलने से पहले निर्वाणा फायर ने उसकी अंदरूनी शक्तियों तक को जलाकर खाक कर दिया था। निर्वाणा फायर से साका को जलते देख लीजा के चेहरे का रंग उड़ गया था। वहीं आसमानी चट्टान द्वारा अपनी शक्तियां बढ़ा रहा अखिल भी उस निर्वाणा फायर को देख हैरान होते हुए कहता है, ये तो ट्रू फायर है। क्या आर्यन ट्रू फायर को भी कंट्रोल कर सकता है? कोष्टक उद्धरण चिन्ह। अखिल को नहीं पता था ये निर्वाणा फायर है जो आर्यन को 9 पाथ ऑफ निर्वाणा टेक्निक सीखने के बाद मिली थी।
इस निर्वाणा फायर में तीनों तरह की खास फायर्स को मिलाया जा सकता था। आर्यन ने फिलहाल बस ट्रू फायर को निर्वाणा फायर से मिलाया था, जो उसे टूटी हुई बर्निंग स्वॉर्ड से मिली थी। इस वक्त उसी ट्रू फायर की कुछ शक्तियों को अखिल ने महसूस किया था। साका की लाश के पास खड़ा आर्यन अपने घाव को देखता है और फीनिक्स पैटर्न का यूज करते हुए वो उसे हील करता है। उसके फीनिक्स पैटर्न यूज करते ही आर्यन का कुछ पल में ही ठीक हो जाता है। खुद को इतनी जल्दी हील होते देख आर्यन सोचता है, पहले मुझे फीनिक्स पैटर्न की मदद से हील होने में कुछ वक्त लगता था, लेकिन अब मेरी शक्तियां बढ़ने के बाद फीनिक्स पैटर्न की शक्तियां भी बढ़ गई है, जिसकी मदद से अब मेरी हड्डियां तक भी हील हो सकती हैं। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। वहीं दूसरी ओर अखिल अब तक आसमानी चट्टान फॉर्मेशन से अब तक अपनी शक्तियां बढ़ा चुका था, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था राका और साका की ये हालत हो जाएगी। फिर एक नजर उनकी ओर देखने के बाद अखिल आर्यन की तरफ देखता है और गुस्से भरी आवाज में कहता है, आर्यन अब तुम नहीं बच पाओगे, सामना करो मेरे अटैक का। फिर अखिल अपना अटैक कास्ट करते हुए कहता है, आसमानी चट्टान की तीसरी टेक्निक चट्टानी हाथ। उसकी टेक्निक कास्ट होते ही वहां आसमान में 1000 फुट चौड़ा हाथ दिखाई देने लगता है, जिसके आते ही वहां जोर जोर से तेज हवाएं चलने लगती है और उसकी शक्तियों की लहर से लावा का दरिया भी कांपने लगता है। इस वक्त उस चट्टानी हाथ का सारा दबाव आर्यन पर पड़ रहा था। तभी लीजा खुश होते हुए अखिल से कहती है, बहुत बढ़िया अखिल, तुम उसे जान से मार दो। आर्यन पर चट्टानी हाथ का दबाव बनता देख अखिल के कुछ लो लेवल आदमी उस पर अटैक कर देते हैं। उनके अटैक से आर्यन थोड़ा घायल हो जाता है, लेकिन उसके घाव साथ के साथ भरते जा रहे थे। आर्यन के ऊपर इस वक्त दो तरफा हमला हो रहा था, इसलिए पहले वो उन लो लेवल योद्धाओं से निपटने के लिए अपना स्वॉर्ड इंटेंट ऑरा रिलीज करता है, जिसके रिलीज होते ही वो सब के सब योद्धा एक झटके में मर जाते हैं। लेकिन अखिल के उस चट्टानी हाथ का दबाव अभी भी कम नहीं हुआ था। वो जितना करीब आर्यन की तरफ बढ़ रहा था, उतना ही उसका दबाव भी आर्यन पर बढ़ता जा रहा था। आर्यन के लिए ये करो और मरो की सिचुएशन थी, जिसके चलते वो सोचता है, मुझे कुछ तो करना होगा, वरना मुझे नहीं लगता आज मैं बच पाऊंगा, क्योंकि अब ये मेरे लिए लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन है। इतना सोच आर्यन अपनी स्नो व्हाइट स्वॉर्ड सॉल को बुलाता है। उसके आते ही वहां चारों तरफ भयानक शक्तियां फैल जाती है। वो शक्तियां इतनी भयानक थी, उनकी वजह से वहां खड़े पहाड़ भी कांपने लगती है, धरती पर जैसे भूकंप आ गया हो और तेज तेज तूफानी हवाओं से पेड़ पौधे उड़ने लगते हैं। स्नो व्हाइट स्वॉर्ड सॉल को देख लीजा, अखिल और उनके साथ आए सभी योद्धाओं की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उन लोगों ने इससे पहले किसी मार्शल सॉल की इतनी भयानक शक्तियां नहीं देखी थी। तभी अखिल उस स्वॉर्ड सॉल को देख अटकते हुए कहता है, ये तो सुप्रीम स्वॉर्ड सॉल है। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। लीजा भी हैरान होते हुए कहती है, क्या आर्यन के पास एक सुप्रीम स्वॉर्ड सॉल है? कोष्टक उद्धरण चिन्ह। वहीं दूसरी तरफ आर्यन अपनी स्नो व्हाइट स्वॉर्ड सॉल में और शक्तियां भरता है, जिसके बाद वो अखिल के चट्टानी हाथ पर अटैक कर देता है। स्नो व्हाइट स्वॉर्ड के छूते ही वो चट्टानी हाथ दो टुकड़ों में बन जाता है। आर्यन की स्नो व्हाइट स्वॉर्ड सॉल अभी भी नहीं रुकी थी और वो सीधा अखिल की ओर बढ़ने लगती है, जिसे देख अखिल अपने सामने आसमानी चट्टान सॉल का कवच बना लेता है। आर्यन की स्नो व्हाइट स्वॉर्ड सॉल उस चट्टानी कवच से आकर टकराती है, जिसके टकराते ही अखिल के मुंह से चीख निकल जाती है। उसकी इस चीख का कारण स्नो व्हाइट स्वॉर्ड सॉल के उसकी आसमानी चट्टान सॉल से टकराने के कारण हुआ था, क्योंकि एक मार्शल सॉल उसके मास्टर के साथ जुड़ी हुई होती है। अगर किसी की मार्शल सॉल पर दबाव पड़ेगा तो वो दबाव उसके मास्टर पर भी असर करेगा। इस वक्त स्नो व्हाइट स्वॉर्ड सॉल के अटैक से वो आसमानी चट्टान सॉल कवच लगभग टूटने वाला था, जिस कारण उस पर दबाव बढ़ता जा रहा था। यही दबाव अखिल पर भी बढ़ता जा रहा था, जिस कारण अखिल के मुंह से चीख निकली थी और देखते ही देखते वो कवच हजारों टुकड़ों में हो टूट जाता है, जिसके टूटते ही अखिल घायल होकर पीछे उड़ते हुए एक पहाड़ से जाकर टकराता है। अखिल को घायल होता देख लीजा के मुंह से एक जोर से चीख निकलती है। अखिल वहीं आर्यन पर तो जैसे कोई भूत सवार हो रखा हो। वो अभी भी नहीं रुकता है और अपनी स्नो व्हाइट स्वॉर्ड सॉल की मदद से उन 10 लोगों पर वार करता है, जिन्होंने अखिल को फॉर्मेशन में मदद की थी। स्नो व्हाइट स्वॉर्ड सॉल के एक ही वार से वो चारों लोग मारे जाते हैं। वो वार इतना खतरनाक था कि जहां वो 10 योद्धा मरे थे, उस जगह 100 फुट गहरा गड्ढा हो जाता है। सच में उस वार में इतनी शक्तियां थी, अगर वो किसी पहाड़ से टकराता उसके 100 टुकड़े हो जाते। उस अटैक की इतनी भयानक शक्तियों को देख अखिल अपने मुंह से खून थूक हांफते हुए कहता है, इस स्वॉर्ड सॉल की शक्तियां कितनी खतरनाक थी, यहाँ तक इसने मेरा कवच और 10 योद्धाओं को बस एक ही वार में खत्म कर दिया। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। तभी लीजा दौड़कर अखिल के पास आती है और रोते हुए उससे पूछती है, अखिल तुम ठीक तो हो ना? कोष्टक उद्धरण चिन्ह।
फिर उसका हाथ पकड़ सहारा देते हुए उसे खड़ा करती है। वहीं दूसरी तरफ आर्यन का चेहरा पीला दिखाई देने लगा था और कमजोरी के चलते उसके पैर डगमगा रहे थे। आर्यन अभी स्नो व्हाइट स्वॉर्ड सॉल पर अच्छे से महारत हासिल नहीं कर पाया था, जिसके कारण उसकी सारी शक्तियां खर्च हो गई और उसकी ये हालत हो गई। उसने पहले इसीलिए स्नो व्हाइट स्वॉर्ड सॉल का इस्तेमाल नहीं किया था, पर लाइफ एंड डेथ सिचुएशन होने के कारण उसे उसका यूज करना ही पड़ा। आर्यन की ये हालत देख अखिल सोचने लगता है, मुझे लगता है आर्यन की सारी शक्तियां खर्च हो चुकी हैं, अब वो वापस नहीं लड़ सकता। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। फिर खुश होते हुए आगे सोचता है, यही अच्छा मौका है उसे आखिरी वार कर जान से मारने का। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। इतना सोच वो रियान चंद्रेश की तरफ इशारा करता है, जो इस वक्त छुपकर एक चट्टान के पास खड़ा था। अखिल को अपनी ओर इशारा करते देख रियान समझ जाता है वो क्या कहना चाहता था। रियान फिर कुछ बचे हुए योद्धाओं को अपने साथ ले आर्यन की तरफ बढ़ने लगता है। रियान के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जैसे किसी शिकारी को अपने शिकार फंसने पर महसूस होती है। सच में आर्यन उनके लिए किसी शिकार से कम नहीं था। आर्यन उन सभी लोगों को उसे मारने के इरादे से अपनी ओर बढ़ता देख कुछ सोचने लगता है। मेरी स्वॉर्ड सॉल की सारी शक्तियां खर्च हो चुकी हैं, अब मैं स्वॉर्ड इंटेंट का भी यूज नहीं कर सकता। फिर थोड़ा कुछ याद करते हुए सोचता है, क्या हुआ अगर मैं स्वॉर्ड इंटेंट यूज नहीं कर सकता, लेकिन ब्लड ऑरा पैटर्न तो यूज कर सकता हूँ, जिसकी मदद से शायद मैं यहाँ से बचकर निकल सकूं। इन लोगों से मैं बाद में निपट लूंगा। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। इतना सोच आर्यन अपना ब्लड ऑरा पैटर्न एक्टिवेट करता है, जिसके एक्टिवेट होते ही वो चारों ओर की नेचुरल शक्ति को सोखने लगता है। क्योंकि ब्लड ऑरा पैटर्न की यही खासियत थी, वो अपनी ओर किसी भी एलिमेंट को खींच सकता था। तभी आर्यन के सामने रियान आकर खड़ा हो जाता है और वो अपने एक हाथ में रोशनी जलाकर आर्यन से कहता है, आर्यन अब तुम क्या करोगे? कोष्टक उद्धरण चिन्ह। इतना कह वो उस रोशनी भरे हाथ से आर्यन पर अटैक करता है, लेकिन आर्यन ने ब्लड ऑरा की मदद से थोड़ी बहुत शक्तियां तो भर ही ली थी, जिनकी मदद से वो रियान के अटैक को डोज कर वहां से भागने लगता है। उसे भागते देख अखिल जोर से चिल्लाते हुए रियान से कहता है, रियान उसे भागने मत देना, आज इसका काम तमाम करना है। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। अखिल की बात सुन रियान आर्यन के पीछे भागने लगता है। वही अखिल, लीजा और उसके बचे कुचे योद्धा भी आर्यन के पीछे भागने लगते हैं। तभी आर्यन भागते हुए एक चट्टान के किनारे जाकर रुकता है। उसके सामने इस वक्त लावा से भरा दरिया था और पीछे अखिल और उसके आदमी। क्या आर्यन बच पाएगा अखिल और उसके आदमियों से, या फिर आज वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा, या फिर आर्यन कुछ ऐसी चाल चलेगा जिसकी मदद से वो इन सभी को पलटवार कर मार देगा? आखिर क्या होगा इस कहानी का अगला पड़ाव? जानने के लिए बने रहे हमारी कहानी स्पिरिट वर्ल्ड के साथ, और हमारे चैनल रोजवर्स। इससे पहले की स्टोरी सुनने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करें या फिर प्लेलिस्ट से सुने। चलिए शुरू करते हैं। इस वक्त आर्यन के सामने कुआं और पीछे खाई वाली सिचुएशन थी। अगर वो वहीं रुकता तो अखिल और उसके आदमियों के हाथों मारा जाता, अगर सामने लावा में कूदता तो वो जल भूनकर खाक हो जाता। आर्यन अभी अपनी सिचुएशन समझ ही रहा था कि तभी अखिल उससे अपनी आवाज सख्त करते हुए कहता है, आर्यन तुम चुपचाप वो सीक्रेट मेथड्स मुझे थमा दो, वरना तुम्हें दफनाने के लिए कब तक नसीब नहीं होगी। लीजा तो आर्यन को कोई मौका नहीं देना चाहती थी, वो तो बस उसे मारकर अपने छोटे भाई का बदला पूरा करना चाहती थी। इसलिए वो अपने चचेरे भाई रियान से कहती है, रियान जाओ और जल्दी से उसे खत्म कर दो। रियान लीजा की बात सुन तुरंत अटैक करने के लिए आर्यन की ओर बढ़ता है। तभी अखिल भी आगे आता है और रियान के साथ मिलकर आर्यन पर अटैक कर देता है। वो दोनों अपनी अपनी मार्शल सॉल निकालकर आर्यन पर अटैक करते हैं। रियान अपनी रेड स्केल पायथन और अखिल अपनी आसमानी चट्टान मार्शल सॉल निकालते हैं। असल में सभी क्लान्स के पास अपनी अपनी सीक्रेट मार्शल सॉल होती है। जैसे आर्यन के सिंह क्लान की मार्शल सॉल स्वॉर्ड सॉल और चंद्रेश क्लान की मार्शल सॉल रेड स्केल पायथन है, वहीं इन दोनों क्लान की तरह भट्ट क्लान की मार्शल सॉल आसमानी चट्टान है। रियान और अखिल को अपनी अपनी मार्शल सॉल के साथ आर्यन पर अटैक करते देख लीजा मन ही मन खुश होते हुए कहती है, आखिरकार मेरे छोटे भाई और दादाजी का अब बदला पूरा होगा। वहीं आर्यन उन दोनों को उसे जान से मारने के लिए अटैक करता देख उनसे बिना किसी भाव के कहता है, तुम लोगों को क्या लगा तुम मुझ पर मिलकर अटैक करोगे तो मुझे आसानी से जान से मार दोगे? मैं तुम लोगों को एक बात अच्छे से बता दूं, जो चीज मेरी है उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता, और तुम लोग मेरी जान लेना चाहते हो ना बच्चू ना। इतना कह आर्यन मुस्कुराते हुए लावा के दरिया में कूद जाता है और गिरते वक्त उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी, अखिल, लीजा और रियान आज का दिन मैं अच्छे से याद रखूंगा।
अगली बार हम जब मिलेंगे उस वक्त मैं तुम लोगों से आज के दिन का हिसाब सूद समेट लूंगा। छपा। आर्यन के लावा में गिरने की आवाज आती है और वो उसी लावा के दरिया में कहीं समा जाता है। वहीं दूसरी तरफ आर्यन को लावा में कूदता देख रियान हैरान होते हुए कहता है, ये आर्यन ऐसे कैसे लावा के दरिया में कूद सकता है। अखिल अपने हाथ की मुट्ठियां कसते और आंखों को कसकर बंद करते हुए गुस्से में चिल्लाता है, आर्यन तुम बिना मार्शल सीक्रेट मेथड्स दिए नहीं मर सकते। अखिल इस वक्त बहुत गुस्से में था। उसे गुस्सा आर्यन के मरने से नहीं बल्कि मार्शल सीक्रेट मेथड्स ना मिलने का था। उसे वो सीक्रेट मेथड्स हर हाल में चाहिए थे क्योंकि उनकी वजह से वो डिवाइन रेल्म में ब्रेक थ्रू कर सकता था। इसी गुस्से के चलते वो रियान से चिल्लाते हुए कहता है, जाओ और लावा के दरिया में कूद उन सीक्रेट मेथड्स को मेरे पास लाओ, मुझे वो हर कीमत पर चाहिए। अखिल को गुस्से में देख रियान बिना कुछ बोले लावा के दरिया की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे ही रियान उस लावा के दरिया को देखता है, उसकी डर के मारे सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और वो डरते हुए पीछे आता है और अखिल से अटकते हुए कहता है, जीजा जी ये लावा का दरिया बहुत खतरनाक है, हम लोग इसमें नहीं जा सकते। रियान की बात सुन अखिल आगे आता है और गौर से उस लावा के दरिया को देखने लगता है। लेकिन जब वो उस लावा के दरिया में आग की जलती हुई लपटों को लहराते हुए देखता है, उसकी भी डर के मारे उसमें कूदने की हिम्मत नहीं होती है। अखिल फिर मार्शल सीक्रेट मेथड्स को हासिल ना कर पाने की इस बेबसी और गुस्से के मिले जुले भावों के साथ जोर से चिल्लाता है, क्यों आखिर क्यों? आर्यन तुम बिना मार्शल सीक्रेट मेथड्स दिए कैसे मर सकते हो? अखिल को ऐसे चिल्लाते देख रियान उसके गुस्से को शांत कराने के लिए कहता है, जीजा जी ऐसा भी तो हो सकता है ना, आर्यन मरा ही ना हो, वो जब इस लावा के दरिया से बाहर निकलेगा हम उससे वो सीक्रेट मेथड्स छीन लेंगे। रियान की बातें सुन लीजा हंसते हुए कहती है उसे नहीं पता था कि रियान बस अखिल के गुस्से को शांत कराने के लिए ये सब कह रहा था। हाय है आर्यन का बचना नामुमकिन, ऐसा कभी नहीं हो सकता, उसके घायल होने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं, अब तक तो उसकी हड्डियां भी गलने लगी होंगी। लेकिन तभी अखिल अपनी आंखें छोटी करते हुए कहता है, हो सकता है आर्यन के पास वो सीक्रेट मेथड्स हो ही ना, शायद वो उस बुढ़े भावेश सिंह के पास हो। क्या हुआ अगर आर्यन मर गया तो? हम अब इसका बदला उसके दादा और पूरे सिंह क्लान को बर्बाद करके लेंगे। इतना कह अखिल सभी को हुक्म देते हुए कहता है, चलो आज सिंह क्लान की बर्बादी का दिन है। अखिल को वो सीक्रेट मेथड्स अब किसी भी कीमत पर चाहिए थे, चाहे इसके लिए उसे सिंह क्लान को बर्बाद ही क्यों ना करना पड़े। वो ऐसा कर भी सकता था क्योंकि उसका भट्ट क्लान में बहुत ऊंचा रुतबा था। और लीजा चंद्रेश से मननी होने के बाद वो चंद्रेश क्लान का भी साथ ले सकता था। चंद्रेश क्लान तो सिंह क्लान को बर्बाद होते देखना चाहता ही था, इसलिए लीजा और रियान चंद्रेश को अखिल का सुझाव सही लगा और वो लोग फिर उसके साथ वहां से सिंह क्लान की ओर निकल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर लावा के दरिया में आर्यन के लावा में कूदने के बाद वो अभी तक मरा नहीं था, लेकिन वो गिरते हुए अभी भी उस लावा के दरिया की गहराई में जा रहा था। इस वक्त आर्यन को अपने शरीर में बहुत जलन हो रही थी, जिसके चलते आर्यन अपनी निर्वाणा फायर को अपने पूरे शरीर में लपेट लेता है। निर्वाणा फायर उसके शरीर को किसी कवच की तरह लावा में जलने से बचाने लगती है। इस वक्त आर्यन की जलन काफी हद तक कम हो गई थी। इसके बाद आर्यन भी रुकता नहीं है और वो उस लावा की गहराई में जाता रहता है। जितना आर्यन उस लावा की गहराई में जा रहा था, उतनी ही लावा की गर्म शक्तियां भी बढ़ती जा रही थी, जिसके चलते आर्यन को निर्वाणा फायर में लिपटे होने के बावजूद थोड़ी जलन महसूस होने लगती है। अब तो उस पर जलते हुए आग के गोले भी बरसने लगे थे। आर्यन उन सभी आग के गोलों को डोज करने लगता है, तभी उसको अमीरा की आवाज सुनाई देती है, आर्यन जल्दी करो और अपना ऑरा पैटर्न एक्टिवेट करो। अमीरा की बात समझ आर्यन शक्तियां बढ़ाने वाली कुछ गोलियां खाता है और अपना ऑरा पैटर्न एक्टिवेट करता है। उसके ऑरा पैटर्न एक्टिवेट करते ही आर्यन को फिर से अमीरा की आवाज सुनाई देती है, अब जल्दी से 9 पाथ ऑफ निर्वाणा टेक्निक को कास्ट करो। आर्यन फिर अपनी 9 पाथ ऑफ निर्वाणा टेक्निक कास्ट करता है। उसकी टेक्निक कास्ट करने के बाद अमीरा उसे समझाते हुए कहती है, आर्यन इस लावा की गर्म शक्तियां तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगी। ये किसी खास तरह की फायर की तरह ही प्योर है, इनसे तुम अपनी निर्वाणा टेक्निक की शक्तियां काफी हद तक बढ़ा सकते हो। अब जल्दी करो और ऑरा पैटर्न का यूज करते हुए इन्हें अपने अंदर अवशोषित करने लगो। अमीरा की सारी बातें समझ आर्यन ऑरा पैटर्न को यूज कर वहां की सभी गर्म शक्तियों को अवशोषित करने लगता है। इस वक्त आर्यन का शरीर उन गर्म शक्तियों से काफी जलने लगता है, लेकिन वो ये सोच नहीं रुकता है, अगर आज मैंने इन शक्तियों को अवशोषित नहीं किया तो आज मैं यहीं मारा जाऊंगा और मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता।
कुछ देर उन गर्म शक्तियों को अवशोषित करने के बाद आर्यन रुकता है। उसके रुकते ही अमिरा की आवाज आती है, बधाई हो आर्यन, तुमने कुछ गर्म शक्तियां अवशोषित कर ली है। अब इन शक्तियों की वजह से तुम्हें इस जलते लावा से कोई खतरा नहीं। अमिरा की बातें सुन आर्यन अपने शरीर को देखने लगता है। सच में इस वक्त आर्यन को बिल्कुल भी जलन नहीं महसूस हो रही थी। इससे पहले आर्यन खुश हो पाता, अमिरा की सीरियस आवाज सुनाई देती है, आर्यन ये अभी खुश होने का वक्त नहीं है। तुमने अभी इस लावा की कुछ ही गर्म शक्तियां अवशोषित की है। तुम्हारे पास अभी ही एक अच्छा मौका है। तुम अपनी फीनिक्स सोल को अपनी बॉडी से एक कर उसकी शक्तियां भी बढ़ा सकते हो। अमिरा की बातें समझ आर्यन वहीं कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है और फीनिक्स सोल को अपने शरीर से मिलाने लगता है, जिसके उसके शरीर से एक होते ही उस लावा की गर्म शक्तियां किसी बिजली की तरह आर्यन के शरीर में जाने लगती हैं। इतनी भारी मात्रा में गर्म शक्तियों के उसके शरीर में जाने से उसका शरीर किसी भट्टी में रखे तंदूर की तरह जलने लगता है, जिसकी वजह से उसे इतना दर्द होता है जैसे उसके शरीर से मौत का फरिश्ता उसकी रूह को निकाल रहा हो। लेकिन आर्यन इस जानलेवा दर्द को सहते हुए अभी भी कल्टीवेशन कर रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल चल रहा था, जिसके चलते हुए वो कहता है, अखिल और उसके साथी मुझसे बदला लेने के लिए जरूर मेरे सिंह प्लान जाएंगे और वहां जाकर वो सबसे पहले दादाजी और आलिया को तकलीफ देंगे। इतना सोच वो अपने दांत भींचते हुए आगे कहता है। दादाजी और आलिया के चेहरे को याद करते हुए आर्यन फिर अपना सारा दर्द भूल फीनिक्स सोल पर पूरा ध्यान केंद्रित कर देता है। लेकिन वो गर्म शक्तियां बहुत खतरनाक थी, जिसके चलते आर्यन के सामने अंधेरा छाने लगता है और वो बेहोश होने लगता है। आर्यन अपने सामने अंधेरा छाया देख और खुद को यूं बेहोश होते देख खुद से ही कहता है, आर्यन तुम ऐसे ही बेहोश नहीं हो सकते। अगर तुम बेहोश हुए तो अपनी जान गंवा बैठोगे। खुद से इतना कहने के बाद आर्यन जोर से चिल्लाता है, आह है। दर्द से चिल्लाने के बाद आर्यन अपने शरीर से शक्तियां बाहर निकालने लगता है। इस वक्त आर्यन के शरीर से किसी तूफान की तरह गर्म शक्तियां बाहर निकलने लगती हैं, जिन्हें देख आर्यन खुद हैरान था। उसकी इस हैरानी को कम करने के लिए अमिरा कहती है, ये गर्म शक्तियां किसी और की नहीं बल्कि तुम्हारी निर्वाणा फायर की है, जिसकी शक्तियां कुछ देर पहले तुम्हारे इन गर्म शक्तियों को अवशोषित करने से बढ़ी है। असल में निर्वाणा फायर की शक्तियों को 3 तरह की खास फायर से बढ़ाया जा सकता था, लेकिन जब आर्यन ने ट्रू फायर को निर्वाणा फायर से मिलाया था तो उसकी वजह से 9 पाथ ऑफ निर्वाणा टेक्निक की शक्तियां 3 लेवल बढ़ गई थी। और आज जब आर्यन ने इस लावा की गर्म शक्तियों को अवशोषित किया तो 9 पाथ ऑफ निर्वाणा टेक्निक की शक्तियां 3 लेवल और बढ़कर 5वें लेवल पर पहुंच गई थी, जिसकी वजह से निर्वाणा फायर की शक्तियां भी बढ़ गई। क्या आर्यन इस लावा के दरिया में जीवित रह पाएगा या फिर आज वो यहीं इस लावा के दरिया में अपनी जान खो बैठेगा? क्या आर्यन अपनी फीनिक्स सोल की शक्तियां बढ़ा पाएगा? आखिर क्या होगा जब अखिल और उसके साथियों को आर्यन के जिंदा होने की बात पता लगेगी? आखिर क्या होगा इस कहानी का अगला पड़ाव? निर्वाणा फायर की शक्तियां बढ़ने की वजह से आर्यन अब उन गर्म शक्तियों से सुरक्षित था, जिसके चलते अमिरा उससे कहती है, आर्यन जल्दी करो, यही सही मौका है अपनी फीनिक्स सोल की शक्तियां बढ़ाने का। अमिरा की बात सुन आर्यन फिर कल्टीवेशन करने बैठ जाता है और वो एक बार फिर फीनिक्स सोल को अपने शरीर से एक करता है, जिसके बाद उस जगह गर्म शक्तियों का एक जोरदार धमाका होता है। उस धमाके से लावा का दरिया भी एक पल के लिए कांप गया था। कुछ देर बाद उस लावा के दरिया से एक जोरदार धरती कंपा देने वाली चींगार सुनाई देती है, जिसे सुन अखिल और उसके साथी जाते जाते रुक जाते हैं और वो लोग उस तरफ देखने लगते हैं जहां से ये चींगार सुनाई दी थी। तभी उन लोगों को उस लावा के दरिया से एक साथ रंगों वाला फीनिक्स बर्ड निकलता दिखाई देता है। उस फीनिक्स बर्ड का ऑरा बहुत शक्तिशाली महसूस हो रहा था। उस फीनिक्स बर्ड को देख रियान ने कहा, ये तो एक प्राचीन सतरंगी फीनिक्स बर्ड है। रियान के बाद लीजा भी हैरान होते हुए कहती है, क्या ऐसा हो सकता है कि ये फीनिक्स बर्ड उस प्राचीन गॉड टेम्पल के साथ यहाँ आया हो? उन दोनों की बात सुन अखिल उस फीनिक्स बर्ड को देखते हुए कुछ सोचकर कहता है, इससे पहले आर्यन ने फीनिक्स सोल की शक्तियां यूज करी थी। क्या ऐसा हो सकता है कि आर्यन फिर से अपनी फीनिक्स सोल की शक्तियां बढ़ा? इससे पहले अखिल अपनी बात पूरी कर पाता लीजा दांत भींचते हुए कहती है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उस आर्यन की तो अब तक राख बन चुकी होगी। रियान ने भी कहा, हाँ ऐसा नहीं हो सकता। अगर आर्यन बच भी गया होगा तो वो दो मार्शल सोल एक साथ यूज नहीं कर सकता। हम लोगों से मुकाबला करते वक्त भी सिर्फ उसने स्वॉर्ड सोल यूज करी थी। असल में आर्यन ने साका से मुकाबला करते वक्त अपने फीनिक्स पैटर्न का यूज किया था। लीजा, रियान और बाकी सब अखिल की तरह शक्तिशाली नहीं थे, जिस कारण वो उसे महसूस नहीं कर पाए, लेकिन अखिल को वो शक्तियां महसूस हो गई थी। लेकिन उन लोगों की बातें सुन अखिल को भी लगने लगता है शायद ये उसका वहम होगा कि उसने आर्यन के पास फीनिक्स सोल की शक्तियां महसूस की थी।
वैसे भी आर्यन की स्वॉर्ड ब्लड लाइन थी, फिर उसके पास एक और फीनिक्स ब्लड लाइन कैसे हो सकती है? इतना सोच अखिल फिर उन लोगों से कहता है, हाँ तुम लोगों ने सही कहा। वैसे भी प्राचीन काल से ही सब लोग बस एक ही मार्शल सॉल जागृत करते आ रहे हैं, और अगर किसी ने डबल मार्शल सॉल को जबरदस्ती जागृत करने की कोशिश तो उन शक्तियों का ना संभाल पाने के कारण उनकी वही मौत हो जाती थी। रियान फिर अखिल के करीब आकर कहता है, हाँ जीजा जी, वैसे भी हम लोगों को आर्यन जैसे कचरे के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। फिर लीजा ने भी कहा, हम लोगों को यहाँ ज्यादा वक्त नहीं रुकना चाहिए, पता नहीं कब ये फीनिक्स बर्ड हम पर हमला कर दे। फिर वो लोग उस जगह से जाने लगते हैं और वो सतरंगी फीनिक्स बर्ड भी लावा के दरिया में घुस जाता है। वहीं दूसरी तरफ लावा के दरिया में वो सतरंगी फीनिक्स बर्ड आर्यन की ओर बढ़ रहा था, जिसे देख आर्यन हैरान होते हुए अमीरा से पूछता है, सिनियर ये फीनिक्स सॉल इतनी रंगीन क्यों दिखाई दे रही है? आर्यन की बात का जवाब देते हुए अमीरा ने कहा, ये तुम्हारी ही फीनिक्स सॉल है जिसकी शक्तियाँ अब पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और इन गर्म शक्तियों को सोखने से इसका रंग भी बदल गया। आर्यन ने लावा की गर्म शक्तियाँ बहुत ज्यादा मात्रा में सोख ली थी, जिस कारण आर्यन की फीनिक्स सॉल की शक्तियाँ 2 लेवल और बढ़ गई थी और उसका रंग बदलकर सतरंगी हो गया था। अखिल और उसके साथियों ने आर्यन की इसी फीनिक्स सॉल को देखा था जिसे वो प्राचीन फीनिक्स बर्ड समझ रहे थे। फिर अमीरा ने आर्यन से आगे कहा, अब जल्दी करो और इस मार्शल को सॉल को खुद से एक कर लो वरना देर हो जाएगी। अमीरा ने ऐसा इसलिए बोला था, जब भी किसी मार्शल सॉल की शक्तियां बढ़ती थी तो उसे फिर से खुद से एक करना होता था, वरना वो मार्शल सॉल जिस भी मार्शल आर्टिस्ट की होती थी उसके काबू से बाहर हो खुद की मनमानी करने लगती थी। अमीरा की बातें सुन आर्यन फिर अपने एक हाथ में निर्वाणा फायर जलाता है, जिसकी मदद से वो खुद से उस सतरंगी सॉल को एक करने लगता है। लगभग 1 घंटे बाद आर्यन उस सतरंगी फीनिक्स सॉल को सफलतापूर्वक खुद से एक कर लेता है। आर्यन को खुद की शक्तियां बढ़ी हुई महसूस होती है और उसकी पीठ पर इस वक्त सतरंगी पंख दिखाई दे रहे थे, जो उसे शायद फीनिक्स सॉल की शक्तियां बढ़ने से मिले थे। उन पंखों को देख आर्यन बहुत खुश होता है, क्योंकि पंखों की वजह से अब उसकी उड़ने की स्पीड 2 गुनी हो जाती। आर्यन अभी खुश हो ही रहा था कि तभी उसे अमीरा की आवाज सुनाई देती है, आर्यन तुम अमर नहीं हो, तुम्हारी सारी अंदरूनी शक्तियां खत्म हो चुकी हैं, इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द उन्हें भर लेना चाहिए, वरना इस लावा की दुनिया का कोई भरोसा नहीं कब क्या हो जाए। आर्यन फिर कुछ शक्तियां बढ़ाने वाली गोली खाता है और वहां कल्टीवेशन करने बैठ जाता है। लगभग 5 घंटे बाद आर्यन कल्टीवेशन से बाहर आता है। इस वक्त उसकी 60% तक शक्तियां भर चुकी थी। आर्यन वहां से जाने वाला ही होता है कि तभी उसे लावा की गहराई में कुछ अजीब शक्तियां महसूस होती है, जिन्हें महसूस कर वो अमीरा से पूछता है, सीनियर क्या आप भी वहां उस और कुछ अनजान शक्तियों को महसूस कर पा रही है क्या? आर्यन का सवाल सुन अमीरा ने कहा, हाँ मुझे वहां किसी खास तरह की फायर का एहसास हो रहा है। अमीरा की बात सुन आर्यन खुश होते हुए खुद से ही कहता है, क्या वहां हेवन या फिर अर्थ फायर हो सकती है? मुझे एक बार वहां चलकर देखना चाहिए। आर्यन फिर उस और किसी बिजली की स्पीड से उड़ते हुए जाता है। लगभग 10 मिनट बाद वो उस लावा के दरिया से होते हुए एक पहाड़ी पर पहुंचता है। वहां पहुंच उसे एक लाल रंग का पेड़ दिखाई देता है। जब आर्यन गौर से उस पेड़ को देख रहा था तभी उसे अमीरा की आवाज सुनाई देती है, ये एक सोल फायर ट्री है। सोल फायर ट्री का नाम सुन आर्यन उसको गौर से देखते हुए सोचने लगता है, वाह इसमें तो कितनी प्योर शक्तियां महसूस हो रही है। अगर मैं इसको एब्जॉर्ब कर लेता हूं तो मेरी सोल शक्तियां बहुत हद तक बढ़ जाएंगी, पर उसके लिए मुझे इसे तोड़ना होगा। वो ये सब उसे गौर से देखते हुए सोच ही रहा था कि तभी उसे सोल फायर ट्री के ऊपर एक छोटी सी स्वॉर्ड दिखाई देती है, जिसे देख वो हैरान होते हुए कहता है, ये तो एक बहुत ही अच्छी स्वॉर्ड सॉल है। क्या यह एक स्पिरिचुअल स्वॉर्ड हो सकती है? अगर मैं इसको भी एब्जॉर्ब कर लेता हूँ तो इससे मेरी स्वॉर्ड सॉल की शक्तियाँ बढ़ जाएंगी, पर मुझे इसके लिए उससे एक बार पास जाकर अच्छे से देखना चाहिए। इतना कह आर्यन उड़ते हुए उस सोल फायर ट्री के पास जाने लगता है। वहां पहुंच वो उड़ते हुए ही उस स्वॉर्ड को देख कहता है, इस स्वॉर्ड की शक्तियां मुझे किसी के द्वारा कंट्रोल की हुई लग रही है। आर्यन की बात सुन अमीरा कहती है, तुम्हें पता होना चाहिए स्पिरिचुअल स्वॉर्ड्स के पास भी अपनी एक सॉल होती है। असल में स्पिरिचुअल स्वॉर्ड्स एक आम स्वॉर्ड से अलग होती है। स्पिरिचुअल स्वॉर्ड्स के पास अपनी खुद की इंसानों की तरह एक सॉल होती है। अगर किसी को स्पिरिचुअल स्वॉर्ड हासिल करनी होती उसको पहले उस स्वॉर्ड की सॉल से निपटना होता। आर्यन सारी बातें समझ पहले सोल फायर ट्री की सोल फायर को एब्जॉर्ब करने की सोचता है। उसके बाद तुरंत वो वहां उस पेड़ के नीचे बैठ कल्टीवेशन करने लगता है और अपने ब्लड ऑरा पैटर्न का यूज करते हुए उस सोल फायर ट्री की सोल फायर एब्जॉर्ब करने लगता है।
कुछ देर बाद जब वो पूरी तरह से उस पेड़ की सोल फायर को एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो अपनी सुप्रीम गॉड टेक्निक को कास्ट करता है। ये वही सुप्रीम गॉड टेक्निक थी जो उसे बेरियल प्लेस में हेवनली गॉड से मिली थी। सुप्रीम गॉड टेक्निक के कास्ट होते ही आर्यन अचानक बेरियल प्लेस में पहुंच जाता है। वहां जाने के बारे में आर्यन ने सोचा भी नहीं था, जिस वजह से वो खुद भी हैरान था। आर्यन अभी यही सोचकर हैरान हो रहा था कि तभी उसकी हैरानी और बढ़ जाती है जब उसके शरीर से एक सुनहरी रोशनी निकल उसी के जैसे दिखने लेकिन साइज में बहुत ही छोटे इंसान की आकृति बन जाती है। आर्यन जैसे जैसे मूव कर रहा था वो आकृति भी मूव करती है। तभी अमीरा उस आर्यन जैसे दिखने वाली आकृति को अपने हाथों में उठाती है और आर्यन को समझाते हुए कहती है, ये तुम्हारी सोल की शक्तियां बढ़ने से जन्मी है, इसे सोल बॉडी कहते हैं। तुम अब सुप्रीम गॉड टेक्निक के दूसरे स्टेज पर हो जिस वजह से इसका जन्म हुआ। असल में इस टेक्निक में 3 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज अपनी सोल शक्तियों को गाढ़ा करना, जो तुमने दरियाई 3 पत्ती फूल की शक्तियां एब्जॉर्ब करने पर पूरा कर लिया था। दूसरा स्टेज सोल बॉडी, जिसका रिजल्ट तुम्हारे सामने है। तीसरा स्टेज सोल बॉडी को विशालकाय रूप देना। फिर अमीरा हवा में उड़ते हुए उसे आगे समझाते हुए कहती है, और हर बढ़ते स्टेज की शक्तियां पहले स्टेज से बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। अगर तुम्हारे पास सोल बॉडी की मदद रहेगी तुम खुद से ज्यादा शक्तिशाली सोल वाले मार्शल आर्टिस्ट को हरा सकते हो। अमीरा के कहना का साफ मतलब था, अगर किसी मार्शल आर्टिस्ट के पास सोल शक्तियां हैं और वहीं दूसरे मार्शल आर्टिस्ट की शक्तियां कम है लेकिन उसके पास सुप्रीम गॉड टेक्निक से जन्मी सोल बॉडी है, तो दूसरा मार्शल आर्टिस्ट पहले मार्शल आर्टिस्ट को आराम से हरा देगा। अमीरा की बातें समझ आर्यन काफी खुश हो जाता है और वो इसी खुशी के चलते अपनी जेब से एक अंगूठी निकालता है और उसे अमीरा को लेने के लिए कहता है, सीनियर अब इन बातों को छोड़ो और ये लो, ये एक स्टोरेज रिंग है जिसमें बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन भरे हुए हैं। ये सिर्फ आपके लिए मेरी तरफ से एक तोहफा समझ लेना। स्वादिष्ट व्यंजन का नाम सुनते ही अमीरा आर्यन के पास बिजली की स्पीड से आती है और उसके पास आते ही आर्यन उस स्टोरेज रिंग को उसकी उंगली में पहना देता है। उस स्टोरेज रिंग को पाकर अमीरा खुशी में बच्चों की तरह उछलने लगती है। आर्यन उसे इतना खुश देख मुस्कुराने लगता है और अपने बालों में हाथ फेर स्टाइल मारते हुए अमीरा से कहता है, सीनियर देखा ना मैं आपका कितना ख्याल रखता हूँ। इससे पहले अमीरा उसकी बात का जवाब दे पाती उसे बाहर कुछ हलचल महसूस होती है, जिसे सुन वो आर्यन से कहती है, आर्यन बाहर मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा। क्या था बाहर जिसे महसूस कर अमीरा आर्यन को आगाह करती है। क्या आर्यन का अब किसी बड़े खतरे से सामने होने वाला था या फिर था ये कोई अमीरा का बहम। क्या आर्यन सुप्रीम गॉड टेक्निक की शक्तियां बढ़ा उसे तीसरे स्टेज पर पहुंचा पाएगा। आखिर क्या होगा इस कहानी का अंजाम। हाँ, तुमने सही कहा, ये सभी प्राचीन गॉड्स के मकबरे ही है। असल में ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि आर्यन की थी, जो इस वक्त हवा में उड़ रहा था। आर्यन को देख वो गरुड़ पक्षी थोड़ा अटकते हुए कहता है, तुम अचानक इतने निडर कैसे हो गए, और ये सब मकबरे किसी तरह का इल्यूजन है ना। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इस स्पिरिट वर्ल्ड जैसी दुनिया में कोई ऐसी भी जगह हो सकती है जहां इतने सारे प्राचीन गॉड्स के मकबरे हो, जिसके चलते उसने हैरान होते हुए आर्यन से इल्यूजन वाली बात कही थी। असल में ये कोई इल्यूजन नहीं बल्कि आर्यन को तोहफे में मिला बेरियल प्लेस था, जहां शुरू से ही आर्यन का यही प्लान था कि वो गरुड़ पक्षी को इस जगह धोखे से लाएगा, क्योंकि आर्यन इतना शक्तिशाली नहीं था जो उस गरुड़ पक्षी को घायल होने के बावजूद भी हरा पाए। लेकिन बेरियल प्लेस में वो किसी भगवान से कम नहीं। यहाँ सबकी शक्तियाँ कमजोर पड़ जाती है लेकिन आर्यन और भी शक्तिशाली हो जाता है। फिर आर्यन उस गरुड़ पक्षी की बात का जवाब देते हुए उससे कहता है, क्या कहा इल्यूजन, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं तो तुम उससे पूछ सकते हो। आर्यन एक चट्टान की तरफ हाथ करते हुए कहता है। आर्यन के हाथ करते ही उस चट्टान से एक आवाज सुनाई देती है, मैं सभी गरुड़ों का गॉड गरुड़ गॉड हूँ। उस आवाज को सुन गरुड़ किंग कांपने लगता है, फिर डरते और अटकते हुए कहता है, ये तो हमारे पूर्वज गरुड़ गॉड का मकबरा है। फिर हैरानी भरी आवाज में खुद को समझाते हुए कहता है, नामुमकिन, हमारे पूर्वज गरुड़ गॉड का मकबरा यहाँ कैसे हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, शायद ये मेरा वहम है। तभी उस चट्टान से एक सोल बाहर निकलती है जो दिखने में किसी बूढ़े आदमी की थी और उसके सिर पर एक गरुड़ पक्षी के शेप में ताज रखा हुआ था। ये सोल गरुड़ गॉड की थी। गरुड़ गॉड फिर उस गरुड़ पक्षी को देखते हुए शाही अंदाज में कहता है, बच्चे, तुम क्या मेरे गरुड़ कबीले से ताल्लुक रखते हो। गरुड़ गॉड का सवाल सुन वो गरुड़ पक्षी हड़बड़ी में उड़ते हुए आगे आता है और थोड़ा घबराते और अटकते हुए कहता है, जी आपने सही कहा, मैं आपके पोते के और उसके भी पोते का पोता हूँ। उसकी बात सुन गरुड़ गॉड अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहता है, नादान छोटे पंछी,
तुम्हें पता भी है मेरा गरुड़ कबीला एक महान कबीला था और तुम बेवकूफ पंछी मेरे पोतों का पोता होने का